चलो, गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स बिगिन। ये लास्ट 2 सेशन है आपके लेबर के या एम्प्लॉय कॉस्ट के, ठीक है। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी है एम्प्लॉय कॉस्ट के अलावा, तो अपन कल एक छोटा सा थियरी लिखेंगे एक पैराग्राफ का फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी अपन जो करेंगे वो है आपका लेबर के बचे हुए क्वेश्चन। आपके क्वेश्चंस कितने बचे हैं? अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चंस बचे हैं, जिसमें से आज मोटा मोटी फिनिश हो जाएंगे। सिमिलर क्वेश्चंस होमवर्क मिलेंगे, एक क्लास में कराऊंगी, एक सरी के बाकी 2 है तो वो 2 होमवर्क रहेगी, ठीक है। और आपके पास फिर वीकेंड है पढ़ने को, सैटरडे को क्लास वाइंड अप हो रही है ये चैप्टर की, तो संडे को टेस्ट है, इन्फॉर्म्ड है, वेरी गुड। तो आपके पास संडे पढ़ने को भी है और टेस्ट को भी है। अभी अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 34 चल रहा था, जिसमें अपने को बहुत सारा कंफ्यूजन था कि इंस्टीट्यूट 21 डेज क्यों कंसिडर कर रही है, 23 डेज क्यों कंसिडर कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 23 डेज का ही क्यों ले रही है, 25 का क्यों नहीं ले रही है, और एडिशनल बेसिक में संडे या हॉलीडे का कैलकुलेशन कैसे ले रही है, हाफ डे का सैलरी क्यों कंसिडर कर रही है जबकि फुल डे बोला है। तो ये सब कुछ डाउट्स थे, कंफ्यूजन थे, तो ये क्वेश्चन एक बार साइड में रखूंगी। ये क्वेश्चन के साथ साथ कौन से क्वेश्चन साइड में रखूंगी प्लीज आपके नोटबुक में लिख लो, मार्क कर लो, क्योंकि आपको पता रहेगा ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे भी तो आपको इंस्टीट्यूट का ही आंसर समझना पड़ेगा, क्योंकि उसको कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिकली भी करेंगे अपन आज, बट अपन ये भी देखेंगे कि इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ठीक है। मैंने अभी तक जो बताया था वो इंस्टीट्यूट ने क्या किया होता। तो इसका 34 के सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 53। 34, 1 एंड 53, ये 3 क्वेश्चन सेम है, सिमिलर नहीं है, सेम है, ठीक है। सेम है, सेम ट्रीटमेंट है, नंबर सेम है, ए से लेके जेड तक पूरा सेम है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आज लास्ट में हो जाएंगे बेसिकली अपने। अभी अपना टारगेट में से क्वेश्चन कौन सा करना है, तो आ जाओ टू क्वेश्चन नंबर 51। एक्जैक्टली वही दिक्कत है। अगर अभी रिवाइज करे हुए रहते आंसर्स तो आई वुड हैव बीन सेटिस्फाइड कि सही कर रहे इंस्टीट्यूट, बट नहीं किया। 1 तो जिसमें कि लेटेस्ट है। कम टू क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहे हैं? क्योंकि लास्ट सेशन में मुझे किसने बोला था, किसी ने बोला था ना आपका रफ वाला लेके आना जिसमें मैं सॉल्व करती, किसी ने तो भी बोला था। हाँ, मैं मेरा कॉपी पेस्ट ही करके ले आई रफ वाला पूरा, तो आज उसी से पढ़ेंगे अपन, तो आप लोगों का भी टाइम बच जाएगा। 51 कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, सो क्लास को एक ग्रिप आ जाएगा। इजी क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि अपने सारे इलस्ट्रेशन किए, होमवर्क किया, सारा किया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3, सब इलस्ट्रेशंस खत्म, सब चीजें खत्म, वाइंड अप हो गया है, एक्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चंस जो बाकी है। 51 प्रेम पढ़ो। Following are the particulars of two workers R and S for a month. Particulars: first, basic wages are 15,000 S 30,000. The earnest allowance are 50% S 50%. Contribution to EPF on basic wages for R 7% and for S 7.5%. Contribution to ESI on basic wages for R 2% and S 2%. Overtime hours for R 20 and S none. The normal working hours for the month are 200 hours. Overtime is paid at double the total of normal wages and dearness allowance. मतलब ओवरटाइम का रेट क्या हो जाएगा? बेसिक प्लस डीए का डबल, यानी 200% ऑफ रेट। कौन सा रेट? तो बेसिक प्लस डीए का जो रेट आ रहा है। Employers' contribution to state insurance and provident fund are at equal rate with employee contribution. यानी आपको टेबल में जो दिए है वो किसके दिए हैं? एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन दिया है, और बोला है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो सेम है एज एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। Both workers were employed on jobs A, B, C in the following proportion.
अपने को बता दिया कि पूरे महीने भर में जो काम किया है उसने 200 घंटे थे महीने में, तो आर ने कितना काम किया है 220 घंटे, क्योंकि 20 घंटे ओवर टाइम है। तो ओवर टाइम तो आपका जो स्पेसिफिक जॉब को रहेगा वो जॉब को जाएगा, बाकी सब जो है वो टोटलिटी में जाएगा। तो आपका जो 200 घंटे है उसका डिवीजन कैसे होगा, 75, 10 और 15, 75%, 10%, 15% फॉर आर, एंड फॉर एस 40%, 20% एंड 40%। समझ में आया क्या? यानी एक महीने का काम थोड़ा जो है वो ए में किया है, बचा हुआ जो है वो बी में किया है, और बैलेंसिंग सी में किया है। समझा क्या? ये अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी किया है इलस्ट्रेशन में, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, प्लेन क्वेश्चन। इसमें अभी तक कोई डाउट वाला क्वेश्चन है क्या? क्या बोला है? ओवर टाइम इज डन ऑन जॉब, यानी आपका जो 20 घंटे है वो सिर्फ ए पे जाएगा, और किसका? सिर्फ आर का, क्योंकि एस ने तो ओवर टाइम किया ही नहीं है। तो एस का तो सीधा सीधा है, 200 घंटे को 40, 20, 40 के रेशियो में बांट दो। आर का कैसा है? पहले तो 20 जो ओवर टाइम का है वो ए को बांट दो, फिर जो 200 है उसमें से 75% ए को, 10% बी को और 15% सी को। समझ में आया क्या? बहुत सिंपल हो गया। अपने को पहली चीज क्या पूछा है, देखो, कैलकुलेट ऑर्डिनरी वेज रेट पर आवर। ऑर्डिनरी बोला है यानी क्या हो गया? जनरल, मतलब कंपनी ने क्या सोचा होगा जब स्टार्टिंग में उनका वेज रेट बनाया था, तो उसका वेज रेट बताना है अपने को। स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना है वेज रेट, ना कि ओवर टाइम के बेसिस पे एक्चुअल। देखो आगे क्या बोला है, अलोकेट द वर्कर्स कॉस्ट टू ईच जॉब ए बी एंड सी। इसके लिए अपने को ओवर टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, अपन स्टैंडर्ड रेट निकालेंगे, फिर ओवर टाइम मिला के टोटल रेट निकालेंगे, और फिर अपन अलोकेशन करेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है यहाँ तक? चलो, करना कैसे है अभी आपके पास क्वेश्चन है। अभी देखो स्टैंडर्ड क्या बोला है उसने, सबसे पहले तो वेज 15,000 और 30,000, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया, बेसिक। ये कौन है? आर है, ये एस है, ठीक है। बेसिक सैलरी ऑफ आर एन एस। अभी ये क्या है? डीए है। बोला है देखो 50%, 50% आपको, तो 15,000 का 50% 7,500, और 30,000 का 50% 15,000। करेक्ट है? यहाँ तक के सबको सब समझ में आया? लिखते जाना है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड ईएसआईसी दिया है, अपन क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ और ईएसआईसी लेस करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे? पहले ऐड और लेस करेंगे, फिर वापस लेस करेंगे। पहले निकालना करेंगे, कॉस्ट निकालना है। क्या पूछा है आपको क्वेश्चन में? फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? वेज रेट निकालना है। वेज रेट यानी एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव निकालना है, एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव नहीं निकालना है। सबको क्लियर है? वेज रेट यानी कंपनी जो दे रही है वो पूछ रही है, तो कंपनी क्या दे रही है? कंट्रीब्यूशन इन एडिशन दे रही है ना, तो अपन ऐड करेंगे, लेस वाला काम नहीं करना। तो अपन जो कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड ईएसआईसी ले रहे हैं, वो आपको क्वेश्चन में जो टेबल में दिया है ना वो हिसाब से नहीं ले रहे। क्वेश्चन में टेबल के नीचे जो लाइन लिखा है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर एट इक्वल रेट्स विद एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ये लाइन के बेसिस पे ले रहे हैं। समझ में आया क्या? लॉजिक समझ रहा है अपन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी के अलावा आपको पीएफ और ईएसआई दिया है, तो आपकी सैलरी बढ़ गई, तो एम्प्लॉयर को कॉस्ट बढ़ गया। अपने को कॉस्ट पर आवर देखना है एम्प्लॉयर का। क्लियर है क्या? तो कितना आएगा देखो, 7% ऑफ बेसिक वेज बोला है। बेसिक वेज यानी कितना लेंगे? उसने क्या बोला है? बेसिक प्लस डीए लेंगे कि बेसिक लेंगे? बताओ कितना आ रहा है? आ रहा है 1050, और एस का कितना आ रहा है? डबल आएगा? नहीं, डबल नहीं आएगा, 7.5 का रेट है, निकालो। 2250। यस, आया क्या सबका? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे क्या लिखोगे? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। पहले क्या है? ईपीएफ है, और फिर क्या है? ईएसआई है। एम्प्लॉइज नहीं, एम्प्लॉयर्स निकाला। एम्प्लॉय का तो उसकी सैलरी में इंक्लूडेड होगा, तो वो बेसिक और डीए में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा ना भैया। जो 15,000 और 7,500 मिल रहा है उसको, और जो 30 और 15,000 मिल रहा है उसी में इंक्लूडेड है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर ओवर एंड अबव सैलरी देता ना, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऐड होगा, तो एम्प्लॉयर का टोटल खर्चा निकलेगा। समझ में आ रहा क्या क्यों अपन ऐड कर रहे हैं, लेस नहीं कर रहे? लॉजिक सबको क्लियर है क्या? ऐड क्यों कर रहे हैं उसका? सबको क्लियर है क्या? तो ये आपका बन गया टोटल कॉस्ट।
टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट, किसका? कंपनी का। कितने घंटे काम किया तो उससे डिवाइड करो। समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं अपन? किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है क्या फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या निकाला करके? और अपने को क्योंकि ऑर्डिनरी वेज रेट बोला इसीलिए अपन ने ओवर टाइम नहीं कंसिडर किया। ये सबको सब बात समझी क्या? क्लिक हुआ क्या? अपन क्यों? क्योंकि वो ऑर्डिनरी वेज रेट मतलब बोल रहे हैं स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, कंपनी को स्टैंडर्ड रेट क्या लग रहा आर के अगेंस्ट और एस के अगेंस्ट, एक घंटे का तुम स्टैंडर्ड क्या रेट से दे रहे हैं, ऐसा कंपनी ने पूछा है, इसीलिए ऑर्डिनरी वेज रेट बोला है। अगर अपने को बोलते थे कि कंपनी हाउ मच कंपनी इज एक्चुअली पेइंग पर आवर, तो अपन ओवर टाइम कॉस्ट भी कंसिडर करते थे और फिर एक्चुअल आवर्स पे डिवाइड करते थे। समझ में आया क्या? तो इफेक्टिव वेज रेट निकलता था। जब भी एक्चुअल के बेसिस पे रहा तो इफेक्टिव रेट निकलता है। क्या निकलता है? इफेक्टिव रेट। और अगर अपने को ऑर्डिनरी रेट बोला है यानी अपने को स्टैंडर्ड के बेसिस पे निकालना है। स्टैंडर्ड के बेसिस पे यानी उसने चाहे 200 घंटा काम किया ना किया, अपने को 200 घंटे का उसका सैलरी निकालना है और 200 घंटे का उसका डिवाइड करके आवर्स रेट पर आवर निकालना है। समझ में आया क्या? क्लियर है सबको ये बात? अभी सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? आपको जॉब्स में डिवाइड करना है टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को जॉब्स में डिवाइड करना है। बट ये जो आया क्या, ये टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट, ये तो कंपनी का कितना कॉस्ट आया? नॉर्मल कॉस्ट आया। इसमें ओवर टाइम एडेड है क्या? तो या तो तुम वो पूरा नॉर्मल कॉस्ट ले लो। देखो मैंने क्या किया, बेसिक लिया, डीए लिया और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ ईएसआईसी ले लिया, यानी आपका नॉर्मल कॉस्ट आ गया। ये चारों चीज ही अपन ने ऊपर कंसिडर करी है, तो ये चारों चीज लिख ली। प्लस क्या ऐड किया एडिशनली? ये एडिशनल ऐड हुआ है ओवर टाइम। अब ओवर टाइम कैसे निकलेगा तो मुझे बताओ। आपको क्या बोला है? बेसिक प्लस डीए बोला है। तो बेसिक कितना है? 15,000 है आर का। डीए कितना है? 7,500 है। ये 200 घंटों के लिए है पैसा, तो पर आवर रेट निकल जाएगा। इंटू 2 करेंगे, क्यों? क्योंकि ओवर टाइम डबल दे रहा है। इंटू 2 की जगह पे आप 200 इंटू 200% भी कर सकते हो। 200% करा या 2 करा एक ही बात है, क्योंकि परसेंट की साइन आ गई तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाता। समझ में आती ना ये बात तो सबको? तो 225 रुपए से ओवर टाइम का रेट निकल गया। क्या निकला? ओवर टाइम का रेट। तो अब उसने कितना ओवर टाइम किया है? 20 घंटा। तो 225 रुपए से 20 घंटे का यानी 4,500 रुपए उसका ओवर टाइम का कॉस्ट हो गया। समझ में आया? इजी था। लिखो ये वर्किंग नोट ओवर टाइम की। सबसे पहले तो वर्किंग लिख लो। अपने को सिर्फ आर का ही निकालना है। क्यों सिर्फ आर का ही निकालना है? समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? प्रेम, भूमि, आस्था, परीक्षित, समझ रहे पक्को? लिखो। लिखो 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 जल्दी जल्दी। लिख लिया ओवर टाइम का कैलकुलेशन? अभी ओवर टाइम निकल गया और बाकी चीजें तो आपके पास पहले वाले पार्ट में ही थी। देखो मैंने ओवर टाइम में सिर्फ 4,500 रुपए लिखा है, वो भी सिर्फ आर में। एस में डैश किया है क्योंकि उसने ओवर टाइम किया ही नहीं। मैंने और कुछ एडिशनल किया है क्या? नहीं। अब मैंने क्या किया? टोटल सैलरी निकाल ली। क्यों सैलरी निकाला? क्योंकि उसने क्या बोला है सेकंड पार्ट में, अपने को जॉब्स में उसको डिवाइड करना है, तो टोटल पैसों को अलग अलग जॉब्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो टोटल सैलरी निकल गई। यहाँ तक के सबको सब क्लियर है? ऐसे ही लिखना है। लिखो लिख, हाँ पूरा फिर से लिखना पड़ेगा प्रेजेंटेशन। जहां पे नहीं लिखना पड़ेगा ना वहां पे मैं बताऊंगी डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, बट कहीं कहीं पे लिखना पड़ता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड और एक्चुअल है। तो एक्चुअल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्लस ओवर टाइम, ये अपने को बताना है, इसलिए अपने को पूरा लिखना है। अदरवाइज अपन पूरा नहीं लिखते थे। लिखो टोटल सैलरी तक। नमित इसमें अपन ने एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन दोनों माइनस क्यों नहीं किया? बेसिकली अभी तक अपन कंपनी के एंगल से खर्चा देख रहे हैं, एम्प्लॉय के एंगल से पैसा मिला देख रहे हैं क्या? नहीं, पैसे के लेने देने की बात नहीं हो रही, बोले खर्चा कितना किया।
ऑलरेडी बोला होगा तो माइनस कर दो। हाँ, और जहां जहां एम्प्लॉय का स्पेसिफिक पूछा है ना, वो बहुत एक्सप्लिसिटली बोलता है कि भैया फ्रॉम एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम एम्प्लॉयज एंगल, क्लियरली लिखा है। एक आगे एक क्वेश्चन देखेंगे उसमें भी क्लियरली लिखा है। सेम जो पहले क्वेश्चन का था, सेम इल्यूशन भी है, उसमें तो निकाला था। इलस्ट्रेशन में निकाला था क्योंकि वो आपको एक्सप्लेन करने को निकाला था कि नेट सैलरी अर्न या नेट क्या बोलते हैं वेज अर्न, वो अर्न वर्ड से निकाला था। बट कभी कभार वर्ड अर्न दिया हो सकता है पर कंपनी पर्सपेक्टिव बोला हो, तो आपको कॉस्ट निकालना है। जैसे कल एक क्वेश्चन में अपन ने देखा अर्न लिखा था लेकिन कंपनी पर्सपेक्टिव था वो, अर्न रहा और एम्प्लॉईज पर्सपेक्टिव रहा, तो वो क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली बोलेगा कि व्हाट एम्प्लॉई अर्न। अगर एम्प्लॉई वर्ड आ गया उसमें क्लियरली, तो एम्प्लॉई के एंगल से पूछा है, अदरवाइज नहीं। समझ में आ रहा कि ऊपर से जा रहा? लिख लिया, टोटल सैलरी तक सबने लिख लिया। अब सैलरी का 75% बोला है आर का, जो है वो जॉब ए में जाएगा, तो करो सैलरी का 75%। क्या रहा? 17,887.5 ये आ रहा, राइट? एक बार बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। अब आपको क्या करना है, ये 28,350 को डिवाइड करना है परसेंटेज में और 47,850 को डिवाइड करना है परसेंटेज में, बाइफरकेट करना है जॉब ए बी और सी में। खाली एक चीज पहले लिख देना, ओवर टाइम ए में, वो भी आर का, क्योंकि दैट इज ओवर एंड अबाउ, तो वो परसेंट में डिवाइड नहीं होगा। तो अगर मेरा 28,350 में से 4,500 मेरा ओवर टाइम है, तो बचा कितना? 23,850। तो आप ये जो डिवाइड करोगे फॉर आर कितना करोगे? 23,850 का 75%, ना कि 28,350 का। समझ में आया क्या? ये चीज समझ में आ रही है सबको? यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो, यहाँ पे पूरे अमाउंट का डिवीजन कर सकते हो, विच इज रॉन्ग। समझ में आया? एरिया ऑफ मिस्टेक वहां पे पेंसिल से लिख लेना, एरिया ऑफ मिस्टेक, ताकि बाद में सॉल्व करते हो तो गड़बड़ आई तो हाथों हाथ चेक करते आता कि ये हमने सिली मिस्टेक करी है और मार्क्स फुकट के गवा दिए। लिखना है भैया? लिख लिया पूरा? हुए क्या आंसर्स मैच? आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन में एक और चीज खाली क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक टोटल का कॉलम होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, अलोकेट द वर्कर्स कॉस्ट टू ईच जॉब, तो आपको जॉब की टोटल बताना है। तो ए का टोटल 1 2 3 नंबर, ए के टोटल में 1 2 प्लस 3, बी की टोटल में ये दोनों और सी की टोटल में ये दोनों। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है प्रेजेंटेशन कैसा करना है? या उसका टेबल भी आप आड़ा बना सकते हो, खड़े की जगह पे आड़ा, ए बी सी और आर एंड एस, वैसा भी कर सकते हो। अभी मैंने तो कंटिन्यूएशन में लिखा था इसलिए मैंने ऐसा ही सॉल्व कर लिया। डन है ये क्वेश्चन? हो गया सबका? चलो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। अब जो क्वेश्चन 40 है ना, ऐसा भी सेम क्वेश्चन आपने किया है, अगेन इट इज सिमिलर टू इलस्ट्रेशन।
इट इज सिमिलर टू इलस्ट्रेशन, ठीक है, हाँ इलस्ट्रेशन 4 टू बी प्रिसाइज। तो आप सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 4 लिख सकते हो उसके बाजू में। अभी इलस्ट्रेशन 4 आपको याद होगा तो अपन ने क्या किया था, इक्विवेलेंट आवर्स निकाले थे, 3 कॉलम बनाए थे आवर्स के, तो वैसा करके करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो नमित। Total of 108 labor hours have been put in a particular job for repair, for engaging a semi-skilled and skilled labor, Mr. Deep and Mr. Sam respectively. The hours devoted by both the workers individually on daily basis for this particular job are given below. Monday 10.5, Tuesday 8, Wednesday 10.5, Thursday 9.5, Friday 9.5. 10.5 The skilled labor also worked on Saturday for 10 hours. कौन है स्किल्ड लेबर? सैम है, दीप जो है वो सेमी स्किल्ड है, ठीक है। Sunday is a weekly holiday and each worker has to work for 8 hours on all weekdays and 5 hours on Sunday. On संडे वीकली हॉलीडे है, हर वर्कर को क्या बोला है, 8 आवर्स ऑन वीकडेज काम करना है और 5 आवर्स ऑन सैटरडेज काम करना है। सैटरडे को 5 घंटे काम करना है। the workers are however paid full wages for Saturday 8 hours for 5 hours. यानी 5 घंटे भी काम करोगे तो भी 8 घंटे का पेमेंट मिलेगा, बट अगर 5 घंटे के ऊपर काम करोगे तो कितने घंटे का पेमेंट मिलेगा? एग्जैक्टली कम से कम बोले 5 घंटे तो काम करना ही है, 8 घंटे का मिलेगा। 5 घंटे के ऊपर कर रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी लो है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा कंपनी का थॉट प्रोसेस है। समझ में आ रहा क्या? क्वेश्चन से वो इंटरप्रिटेशन बनना चाहिए। 4 घंटे किया तो मिलेगा क्या, 8 घंटे का नहीं मिलेगा, तो 4 ही घंटे का मिलेगा। पर 5 घंटे कर लिया तो फिर वो सीधा 8 घंटे के लिए क्वालिफाई हो गया। 4 घंटे किया यानी तुमने 4 घंटे में फिनिश कर लिया कोई काम, तुम्हारा पास काम ही नहीं है शायद, इसलिए भी मे बी। तो फिर हम एक्स्ट्रा सैलरी क्यों दे, तुम कम टाइम काम कर रहे हो तो कंपनी दोनों साइड से खुद का फायदा देख रही। तुम ओवर एफिशिएंट हो तो भी खुद का फायदा देख रही, तुम अंडर एफिशिएंट हो तो भी तुम्हारा फायदा देख रही, इसलिए वो बोल रही 5 घंटे मेरे हिसाब से करेक्ट है। समझ में आया क्या? Semi-skilled and skilled worker is paid ordinary wages at a rate 400 rupees and 600 rupees respectively per day of 8 hours labor. यानी व्हाट इज द रेट पर आवर? 400. हाँ, पर डे है 400 और 600 रिस्पेक्टिवली पर डे। आप ही ने पढ़ा ना क्वेश्चन, 8 आवर्स है 50 और 75। पर आगे क्या बोल रहा देखो, द फर्दर द वर्कर्स आर ऑल्सो पेड डियरनेस अलाउंस एट द रेट 20। तो फिर या तो तुम 400 प्लस 20% करो डिवाइडेड बाय 8 करो, या तो फिर 400 डिवाइडेड बाय 8 जो आंसर आया प्लस 20% करो, दोनों में आंसर आपका सेम आता है। दैट इज अप टू यू, दोनों में से जो मेथड करना है, ठीक है। समझ में आया रेट कैसे निकालना है, रेट पर आवर? आगे पढ़ो। Extra hours worked over and above 8 hours are also paid at ordinary wage rate. However, overtime premium of 100% of ordinary wage rate is paid if a worker works more than 9 hours in a day and 48 hours a week. मतलब क्या बोला उसमें? तो ही ओवर टाइम मिलेगा। 9 घंटे तक आपको नॉर्मल वेज रेट के हिसाब से मिलेगा। एक दिन 8 घंटे का है, लेकिन अगर तुम्हारा काम 9 घंटे में हो रहा है तो शायद उसका ये थॉट प्रोसेस है कि लोग थोड़ा ढीला काम कर रहे हैं सो दैट ओवर टाइम कमा ले। पर बोले अगर तुमने 9 घंटे के ऊपर टाइम लगाया है दैट मीन्स आप एलिजिबल हो ओवर टाइम के लिए। तो पहले मंडे में मिलेगा क्या ओवर टाइम? कितना मिलेगा ओवर टाइम? परीक्षित बताओ ट्यूसडे को ओवर टाइम कितना? ट्यूसडे को तो सही रहेगा। ओवर टाइम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 आवर्स ही है। मंडे को 10 आवर्स है, 10.5 है, तो 10.5 जो है उसका एक्चुअल वर्कड आवर्स है माइनस 8 आवर्स माइनस 1 आवर। क्यों 8 और 1? 8 आवर्स नॉर्मल डे का, 1 एक्स्ट्रा आवर, और फिर उसके बाद ओवर टाइम चालू होगा। तो यानी आंसर क्या रहा? 1.5 आवर्स का ओवर टाइम हो गया। समझ में आया कि यहाँ पे लॉजिक? वैसे ही मंडे के जैसा वेडनेसडे रहेगा और फ्राइडे रहेगा, क्योंकि सेम नंबर है। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे सेम रहेगा। अभी ट्यूसडे और थर्सडे अलग है। ट्यूसडे में कितने घंटा काम कर रहा है वो? 8 घंटा। तो 8 आवर्स काम कर रहा, तो वो तो नॉर्मल में ही चला गया, तो 8 नॉर्मल हो गया, तो उसको कोई ओवर टाइम मिलेगा क्या? नो ओवर टाइम। अभी थर्सडे में कितना काम कर रहा वो? 9.5। तो 9.5 आवर्स के कितने हिस्से होंगे? पहले तो 8 नॉर्मल,
1 एक्स्ट्रा आवर और फिर ओवर टाइम कितना 0.5 आवर्स का ओवर टाइम मिलेगा। समझा क्या लॉजिक? यहाँ तक के सबको सब क्लियर है, सॉर्टेड है? तो इजी हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन इजी हो गया कि नहीं हो गया? ओके तो देखो अपना ओवर सैटरडे को काम किसने किया है? सैम ने किया है। तो अपन दीप का पहले निकाल सकते हैं, दीप का ज्यादा सिंपल है। कैसे निकालोगे? लो कैलसी लो, सब जने हाथ में कैलसी लो हाथ में। कितने आवर्स काम किया है दीप ने फॉर अ वीक? नॉर्मल आवर्स बताओ मेरे को। मंडे को 8 आवर्स, मंडे को 8 आवर्स, ट्यूसडे को प्लस करो 8 आवर्स, कैलसी पे करते जाओ। ट्यूसडे का 8 आवर्स प्लस वेडनेसडे का 8 आवर्स, थर्सडे का 8 आवर्स, फ्राइडे का 8 आवर्स, कितना हो गया 40 आवर्स प्लस मंडे का 1 घंटा एक्स्ट्रा, ट्यूसडे का 9 घंटा एक्स्ट्रा 0, तो प्लस 0 प्लस वेडनेसडे का 1 आवर एक्स्ट्रा प्लस थर्सडे का 1 आवर एक्स्ट्रा प्लस फ्राइडे का 1 आवर एक्स्ट्रा। क्यों मैं एक एक आवर एक्स्ट्रा ऐड करवा रही हूँ? क्योंकि 9 आवर्स के बियॉन्ड ही आपको ओवर टाइम मिलेगा। तो कितने घंटे काम किया? कितना आया कैलसी में? 44 आवर्स आया। आया था क्या? नहीं समझा क्या प्रेम? कंफ्यूज हो पक्का? तो 44 घंटे काम किया उसने। 44 आवर्स का रेट क्या निकाले अपन ने दीप का? 400 रुपए प्लस 20%, 480 का रेट है 8 घंटे के लिए, यानी 60 रुपीज का रेट है पर आवर। निकला क्या? 60 रुपीज इंटू 48 आवर 44 आवर्स कितना? 2640 एम प्लस कर दो। अभी ओवर टाइम कितना कितना मंडे में कितना घंटा ओवर टाइम है? सब चुप हो जाएंगे, सिर्फ प्रीत बताएगा। प्रीत बताओ। फिर ट्यूसडे का 0, फिर वेडनेसडे का, फिर थर्सडे का, फ्राइडे का, कितना घंटा हो गया सब बताओ कैलसी पे? 5 घंटा सबका आया ओवर टाइम। ओवर टाइम का रेट क्या है? डबल ऑफ नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट इसका कितना आया था? 60, तो 5 इंटू 60 इंटू 2, 600 रुपए ओवर टाइम का उसको टोटल पैसा मिलेगा ओवर टाइम आवर्स का, प्रीमियम और नॉर्मल दोनों चीजें मिला के, तो वो भी एम प्लस। अब एमआरसी करो, कितना आया? 3240 हो गया किसका? दीप का पैसा। ठीक है, ये आपका पूरा आंसर सॉल्व हो गया फॉर दीप। अभी सैम के इसमें क्या करना है? किसको कोई डाउट है? बोलो। कंडीशन है कि 9 आवर्स अ डे तो करना ही है और एंड 48 आवर्स अ वीक। अभी 49 आ रहा नॉर्मल आवर्स ये कैलकुलेट किया तो सपोज अगर नहीं आता 48 आवर्स अ वीक और कम आता तो ओवरटाइम देते ही नहीं। आइडियली नहीं देते थे बट देंगे। क्यों? देखो आप नॉर्मल कितना घंटा काम किया वो उसने? कितना घंटा नॉर्मल काम किया उसका? 44 ही आ रहा नॉर्मल आवर्स। नॉर्मल मींस हो रहा है कि 48 आवर्स इन अ वीक काम कितना किया है तो काम वर्कर मोर वर्क्स मोर देन 9 आवर्स इन अ डे एंड 48 आवर्स इन अ वीक। 48 आवर्स काम किया क्या उसने नॉर्मल ओवर टाइम को छोड़ के? कितना किया? 44 ही किया है उसने। तो आइडियली यहाँ पे ओवर टाइम नहीं मिलना चाहिए था 4 घंटे का 48 तक। ओवरटाइम फिक्स करेंगे काम तो किया ना 48 आवर्स वर्क इन अ वीक। हाँ तो वो उन्होंने जेनरिक ब्लैंकेट कंडीशन रखी है कि आपका टोटल आवर्स अगर 48 के नीचे आ रहा है दैट मीन्स आपका ओवर टाइम करके भी कोई फायदा नहीं है। समझा क्या? 48 आवर्स इन अ वीक। देखो इनका क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है मैं समझा रही हूँ आपको। इनका क्वेश्चन ये है कि बोले लाइन में क्या बोला है कि 9 आवर्स इन अ डे काम करना है और 48 आवर्स इन अ वीक काम करना है। ये समझ में आई के बाद क्या स्टेटमेंट बोला है? 9 आवर्स डेली 48 आवर्स वीक। आपने कितना काम किया एक वीक में? 40 आवर्स, सॉरी 44 आवर्स नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा। नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा 9 घंटे के हिसाब से प्लस ओवर टाइम कितना किया? 5 आवर्स। कितना हो गया? 49 आवर्स। और वही अगर आपका 49 आवर्स इन कंपैरिजन विद 48 ज्यादा है तो चल जाएगा, बट अगर वो 48 से नीचे आता था, ये वाला 49 जो है वो 48 से नीचे आता था तो उनको ओवर टाइम नहीं मिलता था। समझ में आया क्या? कब तक नहीं मिलता था? समझो फॉर एग्जाम्पल फर्ज करो कि ये नंबर जो है आपका 49 नहीं आ रहा, ये 38 आ रहा समझो।
38 आ रहा, अगर आपका ये नंबर 38 आता था तो क्या होता था, आपने 10 आवर्स कम काम किया तो आपको ओवर टाइम प्रीमियम मिलता था क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलता था क्या? नहीं मिलता था। और अगर आपका ये नंबर 47 आता था तो मिलता था क्या? अगर आपका ये नंबर 49 आता था तो मिलता था क्या? और पूरा मिल रहा था। समझ में आया क्या? लॉजिक समझ रहा है क्या? ये 48 आवर्स वाला कंडीशन कहाँ से आया? ये 48 आवर्स वाला कंडीशन ना उनको डालना पड़ा क्योंकि वो लॉ स्पेसिफाई करता है। कौन सा लॉ स्पेसिफाई करता है? तो आपके स्टडी मटेरियल में बोला है क्लियरली, अगर पढ़ा होगा तो फैक्ट्री एक्ट का। 9 hours or 48 hours a week. इसमें लेफ्ट और राइट नहीं दिखता ना मैडम, इवन ऑड दिख जाएगा बट कहाँ से शुरू हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे overtime होता है। देखो, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट वेयर अ वर्कर इन अ फैक्ट्री where a worker works in a factory for more than 9 hours in a day or for more than 48 hours in a week, he shall in respect of overtime work be entitled to wages at the rate twice the ordinary wage. That doesn't mean आपको क्वेश्चन में हमेशा बोला रहेगा कि 100% प्रीमियम पे दे रहे, यानी ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट हो गया, या तो फिर 200% पे दे रहे, टोटल 200% पे दे रहे या 100% प्रीमियम पे दे रहे, दैट इज ट्वाइस ऑर्डिनरी रेट। अलग अलग इंग्लिश में लिखो, सेम मीनिंग है। पर क्वेश्चन में कभी कभार बोल सकते हैं कि 50% ओवर एंड अबव दे रहे, यानी 50% प्रीमियम दे रहे, तो क्या क्वेश्चन गलत हो गया क्या? फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से रॉन्ग है, लेकिन अपने लिए, अपने कॉस्टिंग के लिए इट इज। ये आपको क्यों दिया है? दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। इसका दिमाग आप आपके क्वेश्चन में मत लगाना अनलेस एंड अनटिल मेंशन नहीं किया, अनलेस एंड अनटिल मेंशन नहीं किया अपन ने, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखे जिसमें 8 घंटे के बाद ओवर टाइम कंसिडर किया है, हाँ या नहीं सब जने। और ये क्या बोल रहा है, 9 घंटे तक ओवर टाइम है क्या? नहीं। तो फिर अपन ने गलत किया क्या? नहीं, गलत नहीं किया, क्योंकि अपन कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, अपन लॉ नहीं पढ़ रहे हैं। अभी अपन फैक्ट्री एक्ट पढ़ रहे हैं क्या? नहीं। समझ में आया क्या? क्योंकि वो क्वेश्चन में बोला है 48 आवर्स और क्वेश्चन की क्राइटेरिया मीट हो रही है 48 आवर्स की, यस अपन 49 आवर्स कर रहे हैं, हाँ 49 आवर्स कर रहे हैं ना कि 50 कर रहे हैं? 44 आपके नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा आया। सैम की बात नहीं चालू है अभी, पहले दीप की बात चालू है। तो कितने घंटे? 40 आवर्स नॉर्मल हो गया, 8 आवर्स अ डे के हिसाब से 5 डेज अ वीक, 40 आवर्स नॉर्मल, 4 आवर्स 9 आवर्स के हिसाब से तो 44 प्लस ओवर टाइम के 5 घंटे, 49 आवर्स काम कर रहा है विच इज अबाउ 48। तो अपनी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही, फिर अपन ने दिमाग लगाना नहीं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? पेपर में आपकी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो पूछेंगे ही नहीं, हार्डली पूछेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा it's just an additional condition so that you should check it, but it is not meant for you to be tested. क्यों ऐसा? एक बच्चा एक बारी में कहाँ दिमाग दौड़ाएगा, ऐसा सोचते हैं आपकी लेवल पे भी, इसलिए बाकी कोई रीजन नहीं उसका। समझा क्या? अभी दीप का हो गया, सैम का करेंगे। सब जने कैल्सी लो, जैसे अपन ने कैल्सी पे नॉर्मल किया था ऑफ दीप, वैसा ही सैम का करेंगे। अभी अपन नॉर्मल आवर्स यानी 8 आवर्स प्लस एक्स्ट्रा 1 आवर साथ साथ में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? ठीक है क्या? पिछली बार अपन ने क्या किया, 8 पहले अलग से करें फिर 1 अलग से ऊपर से ऐड करें, अभी 9 पूरा साथ में करेंगे। मंडे को कितने घंटे काम कर रहा? टोटल कितने घंटे काम कर रहा भैया? 10.5 आवर्स, जिसमें से 9 आवर्स नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा हो गया, तो 9 प्लस ट्यूसडे का कितना? 8 प्लस वेडनेसडे का कितना? 9 प्लस थर्सडे का कितना? फ्राइडे का कितना? सैटरडे का आएगा क्या कुछ? सैटरडे का 9 आएगा क्या? कितना आएगा? कितने घंटे काम कर रहे हैं? 10 आवर्स, तो 9 कर रहा है ना, तो 9। समझा क्या? नहीं समझा? 8 क्यों लेंगे मैडम? वो 10 घंटा काम कर रहे हैं। क्या बोला है आपको? 5 घंटे के ऊपर अगर काम किया तो 8 घंटे का पेमेंट मिलेगा, पर अगर वो 10 घंटा काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम भी तो मिलना चाहिए। तो ओवर टाइम कब मिलेगा? 9 घंटे के ऊपर, तो 8 घंटे आपके नॉर्मल ऐड करो, 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड करो। अरे क्यों? क्यों भाई?
अगर वो 10-10 घंटा बैठ रहा है तो उसकी मजबूरी से बैठ रहा होगा क्या? 10 घंटा, 4-5 घंटा बैठता था उसकी गलती की वजह से, हम लोग 10 घंटा खुद की गलती की वजह से बैठेंगे क्या? नहीं, कोई इमरजेंसी होंगी इसीलिए बैठा है 10 घंटा। जब 10 घंटा बैठा है कोई इमरजेंसी की वजह से, तो उसका 8 घंटा नॉर्मल आवर्स में जाएगा। आपको उसका ट्रीटमेंट सेम एज वीकडे करना है, वीकेंड के जैसा ट्रीटमेंट नहीं, वीकडेज के जैसा। आपको खाली वीकेंड वाली कंडीशन क्यों दी है? आपको खाली वो सेटिस्फाई करना है। अगर 5 घंटे के नीचे रहता, ये 10 की जगह पे आपको लिखा रहता फॉर 4 आवर्स, आपको लिखा रहता 4 आवर्स, तो आप यहाँ पे सिर्फ 4 कंसिडर करते थे। और अगर आपको लिखा रहता 6 आवर्स, तो आप कितना करते थे? 8 आवर्स कंसिडर करते थे। समझ में आया क्या? यानी क्या है उसकी रेंज है, क्या रेंज है? आपने सैटरडे को आए, आपने सैटरडे को आए, सैटरडे को आप 1 आवर से लेके या रादर 0 आवर से लेके तो 5 आवर्स तक काम कर रहे हो, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? सेम आर, जितने घंटे काम किया। आप अगर यानी लेस देन 5 बोल रही हूँ, 0 से बड़ा लेस देन 5, फिर 5 से बड़ा 8 तक लेस देन इक्वल टू 8, तो 8 आवर्स का मिलेगा। अगर आप 8 से ज्यादा काम कर रहे हो तो ये तो नॉर्मल डे के जैसा हो गया ना। नॉर्मल डे, तो नॉर्मल डे क्या बोलता है? तुमने 8 से ऊपर काम किया क्या? यस, तो 8 तो नॉर्मल आवर्स कर दो। फिर कितना ऊपर काम किया? आपने 1 और घंटा किया क्या? तो वो एक्स्ट्रा में गिनो। आपने और किया क्या? हाँ, कितना किया? 1 घंटा, विच इज ओवर टाइम। समझ में आ रहा है कि सबको लॉजिक कैसे डिवाइड हो रहा है? तो क्या क्या रेंज है आपकी सैटरडे की? 0 से लेके 5 तक के सेम रेट, जितने घंटा काम किया। अगर 5 घंटे पे पहुंच गए, यानी आपने एग्जैक्ट 5 घंटा काम किया, तो 8 घंटे का रेट मिलेगा। 5 आवर्स 10 मिनट्स काम किया तो भी 8 घंटे का रेट मिलेगा। 5 आवर्स से लेके तो 8 आवर्स तक पूरा 8 घंटे का मिलेगा। आपने 8 आवर्स एग्जैक्ट काम किया तो भी 8 आवर्स का मिलेगा। आपने 8 आवर्स 10 मिनट्स किया तो कितना मिलेगा? 8 आवर्स का प्लस नॉर्मल में एक्स्ट्रा कितना किया? 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स का एक्स्ट्रा काउंट होगा। ठीक है? अगर आपने 8 आवर्स 8.5 आवर्स काम किया, आपने 8.5 आवर्स काम किया, आपने कितना काम किया? 8.5 आवर्स काम किया। अगर आपने 8.5 आवर्स काम किया तो 8 आवर्स नॉर्मल हो गए, और फिर बचा हुआ 0.5 जो है वो आपके एक्स्ट्रा में जाएगा। 8 के ऊपर जितना भी है 1 तक का एक्स्ट्रा जाएगा। 8 प्लस अप टू 1 दैट इज एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा क्या? तो आपको मैं अगर ये टेबल और अच्छे से लिख के दूं, जो कि मेरे को लिख के देना ही है, अभी मैं आपको पूरा टेबल ही लिख के देती हूँ। देखो क्या क्या बोला है आपको? 0 आवर्स से बड़ा, 0 आवर्स से बड़ा अप टू 5 आवर्स, 5 आवर्स तक कितना मिलेगा? सेम एज आवर्स। यहां तक की क्लियर है? 5 आवर्स से बड़ा पर 8 आवर्स तक कितना मिलेगा? 8 आवर्स के हिसाब से। अभी 8 आवर्स से बड़ा, 8 आवर्स से बड़ा 9 आवर्स तक कितना मिलेगा? सेम एज आवर्स। मतलब ये कैटेगरी में क्या क्या फॉलो होगा? आपने 8.15 करा, मतलब 8 घंटे 15 मिनट्स, तो कैसा होगा? 8 आवर्स अपना नॉर्मल, 15 मिनट्स जो है वो आपका एक्स्ट्रा में जाएगा। एक्स्ट्रा यानी क्या? 9 तक के 1 घंटा जो है वो आपका एक्स्ट्रा है, नॉर्मल रेट से मिलेगा, तो वो वाला। समझा क्या? ये क्लियर है आपको सबको? और फिर उसके आगे क्या होगा? बोले अगर आपका 9 के ऊपर गया है टू एनी आर, तो इस पे ओवर टाइम मिलेगा, विच इज ट्वाइस। ठीक है? क्लियर है? समझ में आया? कोई डाउट है? अब पूरा क्लियर हो गया ये आपको सैटरडे का क्या सिनेरियो है? क्लियर है? सॉर्टेड है? अपना कहाँ फॉलो रहा? अपना यहाँ पे फॉलो रहा। हो रहा कि नहीं हो रहा? तो आपका क्या रेट क्या हो जाएगा? 8 आवर्स तक के तो नॉर्मल आ जाएगा, 8 आवर्स का नॉर्मल आ जाएगा, 1 आवर का एक्स्ट्रा आ जाएगा, और फिर कितना घंटा, कितना बचा? 1 घंटा 1 आवर ओवर टाइम,
समझ में आ रहा है क्या? सैटरडे का समझा लॉजिक? लॉजिक समझा सैटरडे का? अब अपन कंटिन्यू करें क्या कंटिन्यू? चलो, तो अब मुझे बताओ कि नॉर्मल आवर्स और एक्स्ट्रा आवर्स मिला के कितना हो रहा है सैम का? कैलकुलेट करके बताओ, नॉर्मल आवर्स प्लस एक्स्ट्रा आवर्स मिला के कितना हो रहा है सैम का? 53 आया क्या सबका? कैसे आ रहा है? मंडे का 9, ट्यूसडे का 8, वेडनेसडे का 9, थर्सडे का 9, फ्राइडे का 9, सैटरडे का 9 आया 53 सबका? 53 आया। क्या रेट था? 75 था कि 90 था? 75 प्लस 20% था विच इज 90। तो 90 का रेट 53 आज से m प्लस 4770 सब m प्लस करेंगे। यहाँ तक के सबको क्लियर है? अब ओवर टाइम कितना है? 6 घंटे। रुक जाओ प्रेम, ओवर टाइम बताओ मंडे का कितना है? 1.5 करो कैलसी पे 1.5। ट्यूसडे का कितना है? 0 0 ऐड करो। वेडनेसडे का? 1.5 थर्सडे का? 0.5 फ्राइडे का? 1.5 सैटरडे का? 1 कितने घंटे आए? 6 6 घंटे आया सबका। ओवर टाइम आज 6 आवर्स आया। क्या रेट पे देंगे? 90 इंटू 2 180, तो इंटू 180 कितना आया? 1080 m प्लस MRC 5850, तो इसका क्या आ जाएगा? 5850। अब आपका आ गया दीप का और सैम का दोनों का। यही क्वेश्चन पूछा है, समझा क्या? टफ था क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसा आपने करा है। ये इलस्ट्रेशन 4 सेम लाइंस पे था, याद होगा तो। हाँ, उसमें और बड़ा था, वो एक एक वर्कर का टेबल बना रहा था, और इसके भी आंसर देखोगे तो वो एक एक वर्कर का ही टेबल बनाता है। रेट से मल्टीप्लाई कर दिए तो उसने इक्विवेलेंट आवर्स निकाले थे, पर अपन अपने हिसाब से करेंगे। आंसर सेम आता है, चलता आंसर सेम आते हैं। तो आप कैसा करोगे? तो आप ऐसा करोगे, देखो पहले तो आवर्स निकाले, मंडे से लेके सैटरडे तक के लिख लिया। दीप यानी सेमी स्किल्ड, मंडे का 9 आवर्स देखा अपन ने, ट्यूसडे का 8 देखा, फिर वेडनेसडे से लेके सैटरडे तक पूरा 9, फ्राइडे तक 9 आवर्स किया, तो वो नॉर्मल आवर्स हो गए 44। आया था ना अपना कैलसी पे 44। ओवर टाइम बोले 9 के ऊपर मंडे को कितना है? 1.5 है। ट्यूसडे को है क्या? नहीं। वेडनेसडे को 1.5, थर्सडे को 0.5 है, फ्राइडे को 1.5 है, तो मिला के 5 आवर्स उसका ओवर टाइम हो गया। सैम का अपन ने देखा 9 आवर्स, 8 आवर्स, 9 आवर्स, 9 आवर्स, 9 आवर्स, और सैटरडे का 9। तो देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे पूरा नोट। टोटल आवर्स वर्क 10 आवर्स है। एज ही वर्क फॉर मोर देन 5 आवर्स ही विल बी पेड फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, बट एज ही वर्क फॉर 10 आवर्स it will be treated same as a weekday, that is 8 hours normal plus 1 hour extra plus 1 hour for overtime। यही मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया। पूरी रेंज से 0 से लेके 5 आवर्स रहा तो क्या है, 5 से लेके 8 आवर्स तक रहा तो रेंज यही चीज समझाने को बनाई थी। तो समझा 9 आवर्स उसका नॉर्मल हो गया, 1 आवर ओवर टाइम हो गया, ये समझ रहे हैं? तो ये आवर्स का टेबल बनाना है, फिर रेट निकालना है। रेट कैसे निकाला? 400 डिवाइडेड बाय 8, 50 प्लस 10, या तो आप 400 प्लस 20% डिवाइडेड बाय 8 करो, दोनों भी चीजें करेक्ट है, मैंने आपको पहले ही बता दी। तो रेट आ गया आपका 60 और 90। तो कैसे वेज कैलकुलेट हुई? नॉर्मल आवर्स लिखा, नॉर्मल आवर का रेट लिखा, ओवर टाइम आवर्स लिखा, ओवर टाइम आवर्स का रेट लिखा, और टोटल कैलकुलेट कर ली। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट कर लो। चलो क्विकली लिखो, कॉपी पेस्ट करो, सबको लिखना है क्विकली। नहीं लिखो लो, अरे लिख लो फटाफट। ठीक है ले लो, फोटो ले लो। चलो फोटो नहीं फिर वीडियो लो, मैं स्क्रॉल करते जाती हूँ। डन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब आपका 50 भी हो गया, अभी आपके 40 हो गया, ये 50 नहीं ये 40 था, और कौन सा हुआ अभी आपका? 51 हुआ, 51 हो गया, 40 हो गया है ना। अब अपन करेंगे 37। यस 37 पे आ जाओ।
आस्था पढ़ो। Archika Tire Manufacturing Private Limited has 4 workers, Ram, Shyam, Mohan and Kundan, who are paid wages on the basis of rupees 100 per day, rupees 120 per day, rupees 30 per day, 130 per day 2,500 per month, respectively. respectively. Standard working day in a week are 6 of 8 hours per day. For month of October 2022, there was only one holiday other than Sunday for which no payment was made to employees except Kundan, who was paid for full month. Sunday are considered paid holidays. That is, employees are paid for Sunday also even there is no holiday on that day. So sorry. Provident fund contribution is 8% of monthly wages by employer and employees each. ESI contribution is 5% of monthly wages by employer and 4% of monthly wages by employer. On the basis of above information, you are required to calculate regarding the month of October 2022. फर्स्ट चीज क्या पूछी है? Amount of net wages receivable by each employee from employer. क्या पूछा है? क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट का? जो employee को मिलेगा. नेट वेजेस पर किसके एंगल से? पढ़ो क्या बोले? हाँ, Amount of net wages receivable by each employee from the employer. एम्प्लॉय के हाथ में कितना पैसा आएगा वो देखना है। तो अब अपने को एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन दोनों माइनस करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर्स ऐड भी होगा माइनस भी होगा और एम्प्लॉईज जो है वो सिर्फ माइनस होगा। क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? आपको मैं 100 रुपए दे रही, आपको मैं आपको 100 रुपए देना चाहिए, आपकी सैलरी है 100 रुपया, पर मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला है 20 रुपया जो है वो गवर्नमेंट को देना है, तो मैं आपके हाथ में कितना दे रही? 80। तो मैं अगर आपकी सैलरी 100 लिख रही हूँ तो मेरे को -20 बताना जरूरी है ना। तो ये क्या हो गया? एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन। और फिर एम्प्लॉयर ऊपर से देगा, मैं आपको 20 रुपया ऊपर से मेरे जेब का भी दूंगी और फिर मैं क्या करूंगी, मैं ये भी गवर्नमेंट को दे दूंगी, तो प्लस भी माइनस भी। तो ये एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। समझ में आया क्या? याद आ गया क्या? डे वन पे बताई थी ये, याद आ रहा है? तो यहाँ पे मतलब किसके पर्सपेक्टिव से देखना वो थोड़ा मुझे तो समझ नहीं आया. तो अपने को देखना है, अपने को क्या निकालना है, एम्प्लॉई के हाथ में कितना पैसा आया। एम्प्लॉई के हाथ में गवर्नमेंट के पास जाने के बाद जो बचा कुचा पैसा है वही बचता है, वही बचता है। तो 100 रुपए में से उसके हाथ में 80 रुपया आना चाहिए। तो मैं क्या कर रही, 100 रुपया माइनस 20 रुपया, उसका खुद का जो कटा 80 और 20, तो 80 आ गया, प्लस मैं ऊपर से 20 दे रही, पर वो मैं 20 वापस भी ले रही। समझ में आया क्या? तो ये +20 -20 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यानी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नहीं भी लिखा तो भी चलता है। ठीक है, एम्प्लॉय का माइनस होता है। तो एम्प्लॉईज पर्सपेक्टिव से बोला तो एम्प्लॉई का माइनस करना है, अपने लॉजिक खाली उतना याद रखना है। और एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव से बोला तो एम्प्लॉयर का ऐड करना है। अगर एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव बोला है तो एम्प्लॉयर का ऐड करो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि एम्प्लॉयर के जेब से खर्चा हो रहा। एम्प्लॉईज पर्सपेक्टिव से बोला तो एम्प्लॉय के जेब में पैसा नहीं आ रहा, इसलिए माइनस करो। क्लियर है क्या? लॉजिक समझा सबको? कोई डाउट है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अभी अपने को डेटा दिया है 4 जनों का, क्या क्या नाम है? राम, श्याम, मोहन और कुंदन। उसमें से कुंदन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मंथली दिए रहे, बाकी सबका डेली है। क्लियर है? अभी नंबर ऑफ डेज भी देखो क्या क्या बोल रहे हैं। Saturdays working day in a week, standard working day in the week is 6 days and 8 hours per day, यानी हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे हैं, यानी सिर्फ संडे की छुट्टी दे रहे हैं, वो भी पेड लीव है बोला है। संडे की छुट्टी भी पेड लीव है, खाली एक ही दिन उनका हॉलीडे आया, एक ही दिन उनका हॉलीडे आया। देखो बोला है फॉर अक्टूबर मंथ देयर वाज ओनली वन हॉलीडे अदर देन संडे फॉर विच नो पेमेंट वाज मेड एक्सेप्ट कुंदन। तो कुंदन के केस में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, टोटल महीने का ही सैलरी दिया है। इन लोगों के कितने दिन लोगे? अक्टूबर मंथ है, अपने को दिया है अक्टूबर 2022 है। अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? 31 डेज का मंथ होता है। 31 डेज के मंथ में सब संडे का भी पेमेंट हो रहा, हफ्ते में 6 दिन भी काम कर रहे हैं, यानी 7 दिन का पेमेंट है, सिर्फ हॉलीडे का पेमेंट नहीं है। तो बोले एक ही छुट्टी आई ऐसी, तो -1 यानी कितने दिन का पेमेंट होगा? 30 दिन। ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? 100 रुपए से 30 दिन कितना गया राम को? 3000 रुपया राम का हो गया।
शाम को कितना जाएगा 120 रुपए से 3,600, मोहन को कितना जाएगा 130 रुपए से 3,900, और कुंदन का तो 2,500 दिया ही है। ये क्लियर है क्या सबको? अभी अपने को देखो क्या बोला है आगे, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन जो है ना 8% है बोले, यानी 8% एम्प्लॉय की सैलरी से कम होगा पीएफ का, तो पीएफ का 8%, राम के लिए कितना आएगा 3,000 का 8% 240 रुपीज, तो राम की सैलरी में से 240 रुपीज कटेंगे काय के पीएफ के, शाम की सैलरी में से कितने कटेंगे 3,600 में से 8% 288, समझ में आ रहा है क्या? फिर मोहन का बताओ कितना 312 और कुंदन का 200, ये हो गया पीएफ। समझा क्या? किसका कंट्रीब्यूशन है पीएफ का प्रेम? किसका कंट्रीब्यूशन पीएफ का अपन कट कर रहे हैं? एम्प्लॉइज, वेरी करेक्ट। समझा क्या? क्योंकि अपन माइनस कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय के हाथ में पैसा कितना मिला। जो कंपनी है क्या नाम है अर्चिका 3,000 रुपए देना चाहती थी राम को, लेकिन गवर्नमेंट ने 240 रुपए रख लिए, तो अर्चिका 3,000 पूरे दे सकती क्या? नहीं दे सकती। समझ में आया? राम के हाथ में पूरे 3,000 मिले क्या? नहीं। अपने को क्या निकालना है, राम के हाथ में कितना मिला, हाथ में 3,000 नहीं मिला। समझा? लॉजिक ये लगाना। अभी देखो क्या बोल रहे हैं आगे, ईएसआई कंट्रीब्यूशन 5% मंथली वेजेस बाय एम्प्लॉयर, अपने को किसका चाहिए ई का, तो 4% ऑफ एम्प्लॉय, तो अपन सिर्फ 4% लेंगे ना कि 5%। समझा क्या लॉजिक? तो 4% ऑफ 3,000 कितना आता 120, फिर 144, और इसका 156, और इसका 100, तो ये सब भी माइनस होगा। ये किस चीज का? ईएसआई का। अब ये जो भी टोटल आएगी इतना इतना पैसा उनके हाथ में बच रहा। फर्स्ट पार्ट का आंसर सिंपल था, इजी था, कोई इसमें रॉकेट साइंस था क्या? रॉकेट साइंस था क्या? अभी सेकंड चीज क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन, what is the total amount of provident fund required to be deposited? word पे किस चीज पे ध्यान देना है? by employer is not important, word कौन सा important है? पेड बोला है क्या? पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर बोला रहता तो एम्प्लॉयर शेयर आता, डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का शेयर काट के अपनी जेब में रखा था जो उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, और एम्प्लॉयर खुद का भी शेयर काट के रखा था जो उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, यानी दोनों के हिस्से। समझ में आया क्या? जब डिपॉजिटेड बोला है तो दोनों हिस्से आएंगे। और अभी ये क्या पूछा है? पीएफ पूछा है, तो बहुत सिंपल, इसका आंसर क्या आ जाएगा? बहुत सिंपल, क्या आएगा? एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉय शेयर काय का ऑफ पीएफ, ठीक है। राम, श्याम, मोहन, कुंदन, क्या क्या आया था अपना? 240 240 है क्यों? हाँ 312 200, और ये वापस 240 288 312 और 200, तो ये आपका हो जाएगा पार्ट 2 का आंसर। क्या हो गया? 480, कितना आया और 576 624 400, टोटल बताओ। वो एक एक का थोड़ी डिपॉजिट करेगा, वो तो टोटल डिपॉजिट करेगा ना। 2080, तो आंसर क्या आया? 2080, सेकेंड पार्ट का। समझ में आया क्या? वो एक एक का डिपॉजिट करेगा क्या? वो तो टोटल पैसा डिपॉजिट करेगा। क्लियर है? अभी थर्ड पार्ट क्या पूछा है? व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ईएसआई रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर, सेम पीएफ के जैसा बट थोड़ा अलग। ईएसआई, अभी ईएसआई में क्या है? एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन जो है वो 4% से, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो 5% से। समझ में आ रहा क्या? एम्प्लॉईज तो अपन ने निकाल लिया, कितना है? 120 144 156 और 100,
ठीक है, इसका क्या क्या हो जाएगा? 150, 125, 150, 180, 180, 150, 60, 195। समझा क्या? ये 5% से और ये 4% से, और ये इसकी टोटल अगेन, और फिर इसकी ग्रैंड टोटल। total 117, ग्रैंड टोटल 117. 1170। तो 1170 हो गया पार्ट 3 का आंसर। समझ में आया? यहाँ तक के बहुत सिंपल था। पार्ट 4 क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द टोटल लेबर कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर? अभी एम्प्लॉयर के जेब से खर्चा कितना हो रहा है? अभी क्या आ जाएगा? क्या क्या चीजें ऐड करेंगे? सबसे पहले तो ये 3000, 3000, 3600, 3900 और 2500. ये आपका नॉर्मल हो गया। अभी ऐड पीएफ और ईएसआई। ईएसआई कितना है? @5% वाला। पीएफ कितना है? ये मैं मेरे रेफरेंस के लिए नीचे कॉपी की, ठीक है। तभी ये आपका पीएफ कितना था? 240, 288, 312 एंड 200। अभी ईएसआई कितना आएगा? तो ईएसआई 125, 195 है क्या? इसका 150, 180, 180, 195 ही है ना कि 190 है? 195. ये हो गया उसका। इतना सब एम्प्लॉयर देगा, और ये एम्प्लॉयर, ये जो दोनों है ये क्या हो गया? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हुआ। समझ में आ रहा क्या? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हुआ। जा रहा कि नहीं जा रहा दिमाग में सबके? तो ये टोटल इंडिपेंडेंटली, और इसकी नेट टोटल, क्योंकि एम्प्लॉयर को तो किसी को भी देना है, उसको तो वो टोटल में ही खर्चा देखेगा, तो फाइनल टोटल जो आएगी वो आपका पार्ट 4 का आंसर होगा। क्या आ रहा है बताओ मुझे? 3000, 240, 150, 3390, 180, 288, 3600, 4068, फिर 3900, 312, 195, 4407, 2500, 200, 125, 2825। कितना आया? 14690 आया क्या सबका? ये हो गया आपका टोटल लेबर कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर। समझा पार्ट 4 का आंसर? अभी पार्ट 5 क्या पूछ रहा है, पढ़ो। इफ टोटल मटेरियल कॉस्ट इज 20,000 and overheads are charged equal to labor cost, calculate total cost। क्या क्या खर्चे का टोटल कॉस्ट बनेगा? अपने पास क्या क्या है? मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है, बस इतना ही है। तो उसी से अपने को टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो आपका टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट 20,000, लेबर कॉस्ट 14690 और ओवरहेड 14690। तो ये आपका 49380 बिकम्स योर टोटल कॉस्ट। समझा? ये हो गया आपका पार्ट 5 का आंसर। सिंपल है क्वेश्चन, कोई कॉम्प्लिकेटेड है क्या? पर आपको ये समझना पड़ेगा किसके एंगल से पूछा है, तो ऐड करना है कि लेस करना है, कंट्रीब्यूशन, कौन से रेट वाला ईएसआई लेना है। ठीक है, तो खाली ट्रिकी है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्लियर है? तो अब आपको 8 मार्क्स, 5 चीजें 8 मार्क्स। चलो ये वाला लिख लो प्लीज, लिखो। क्या मैम? क्या मैम, सब वीडियो ही लेना है क्या? घर से लिख पाओगे? पक्का सॉल्व कर पाओगे? मैंने एक एक चीजें समझाई है, सॉल्व कर पाओगे क्या? किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड कि मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। प्लीज कर पाओगे क्या प्रेम? पक्का सब जने कर पाएंगे? ठीक है, लो वीडियो।
और वीडियो ले रहे हो दैट डजंट मीन फिर वीडियो से कॉपी करोगे। अगर आप कॉपी नहीं कर रहे हो दैट मीन्स आप खुद से सॉल्व करोगे, और फिर अगर कॉपी करने की नौबत आई, चेक करना और अपना गलत हो गया तो रेफर द वीडियो, ठीक है। चलो लो वीडियो करो स्क्रॉल, स्टार्टेड ना, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अभी ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 37, 37 भी हो गया, 40, 51, 37, ये 3 क्वेश्चन हुए अपने, है ना अभी तक। अभी अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। अभी तक सबका सब ध्यान था, सारा कंसंट्रेशन से देखा है पक्का। अभी ये यूनिक क्वेश्चन है 36, और 36 के जैसा सिमिलर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65। लिख लो, सिमिलर है, सेम नहीं है। 36 एंड 65, तो 36 मैं करा रही हूँ, दैट मीन्स 65 होमवर्क, ठीक है। ये 36 क्वेश्चन ना थोड़ा सा यूनिक है। दो मिनट से लगा लेना, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर लगा देना, आंसर मत पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगाना, ठीक है। चलो 36 कौन पढ़ेगा? देवांशी पढ़ो। HR Limited is progressing in its legal industry. One of its trainee executives, Mr. H, in the personnel department, has calculated labor turnover rate 24.92% for the last year using flux method. Following is the data provided by personnel department for the last year. ठीक है, टेबल एक बार जाने दो, नीचे आ जाओ। At the beginning of the year, there were total 1,158 employees on the payroll of the company. The opening strength of the legal secretary, staff attorney, and associate attorney were in the ratio of 3:3:2. The company has decided to abandon the post of litigation attorney, and consequently all the litigation attorneys were transferred to the subsidiary company. The company and its subsidiary are maintaining separate set of books of accounts and separate personnel departments. You are required to A. Calculate labor turnover rate using replacement method and separation method. B. Verify the labor turnover rate calculated under flux method by Mr. H. यानी एच ने सही निकाला है क्या लेबर रेट? अपने को बी पार्ट क्वेश्चन का पूछा जाता क्या? अपने को चेक करना है अपने हिसाब से फ्लक्स रेट से लेबर टर्नओवर कितना आ रहा है और उसने कितना दिया, ठीक है। तो हाई चांसेस है कि उसका आंसर सही नहीं है, ठीक है। अभी ये एक्चुअली प्रैक्टिकली लाइफ में होता है, मतलब अपन ने अभी तक लेबर टर्नओवर कैसे दिखा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने रहते हैं ओपनिंग में, ज्वाइन कितने करते, रिप्लेस कितने होते, और सेपरेटेड कितने रहते, और कितने एंड में बचे, बेसिकली ऐसे ही देख रहे थे अपन अभी तक। बट यहाँ पे वो बताया उन्होंने कैटेगोरिकली, तो ये एक्चुअली लाइफ में होता है। अब इनका अटॉर्नी का बिजनेस है, मतलब बेसिकली ये एक लीगल फॉर्म है, लीगल बिजनेस मैटर्स में, तो इनके क्या क्या अलग अलग प्रकार के स्टाफ होते हैं। तो अपने को करना क्या है, मेरे साथ साथ में क्वेश्चन के साथ साथ में आंसर लिखना चालू करोगे, ठीक है। अभी आ जाओ, आपके रजिस्टर में लिखो क्वेश्चन नंबर 36, लिखो क्वेश्चन नंबर 36, फिर उसके आगे लिखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, बस इतना लिख के छोड़ दो। अभी एक टेबल बनाना है, कौन सा टेबल बनाना है, ये सेम टू सेम, कौन सा, ये जो दिया है ना, ये सेम टू सेम टेबल बनाना है। क्या बनाओगे, एम्प्लॉई एट द बिगिनिंग
ज्वाइंट लेफ्ट एट द एंड, और ऐड कर दी, नहीं जगह नहीं छोड़ी, और भी कॉलम ऐड हुआ क्या? एट द बिगिनिंग, ज्वाइंट, लेफ्ट और एट द एंड, नहीं एवरेज का है। नहीं नहीं कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही। और ये टेबल जब बनाओगे उसमें क्या क्या लिखोगे, ये नाम सारे यहाँ तक के, फर्स्ट वाले पार्ट के टेबल के तक नाम लिखोगे, कहाँ तक के, लिटिगेशन अटर्नी तक के नाम लिखोगे, वहां तक के नाम लिख लो। रिकॉर्ड्स क्लर्क, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, लीगल सेक्रेटरी, स्टाफ अटर्नी, एसोसिएट अटर्नी, सीनियर स्टाफ अटर्नी, सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क और लिटिगेशन अटर्नी, ये सारे नाम लिख लो। अब अपने को हर एक कैटेगरी वाइज निकालना है, कितने एम्प्लॉय ज्वाइन किए, कितने एम्प्लॉय ने रिजाइन या लेफ्ट किए। अभी मेरे को बताओ, ज्वाइन में आपके रिप्लेस्ड एम्प्लॉय भी आ जाएंगे, समझ में आ रहा है? रिप्लेस दोनों जगह पे आएंगे, ज्वाइन में भी आएंगे, रिप्लेसमेंट के ज्वाइनिंग में, और लेफ्ट में सेपरेशन के अलावा जो रिप्लेस के लेफ्ट है वो भी आएंगे। समझ में आ रहा है आज के तारीख में कैसा डब्बा बन रहा है? डिस्चार्ज वाली, हाँ? अभी अपने लास्ट में कर दी। मैंने बोला ज्वाइंट के अंदर रिप्लेसमेंट वाले कौन आएंगे, जो रिप्लेस होने के बाद नवे ज्वाइन हुए, जिसके रिप्लेसमेंट में ज्वाइन हुए, न्यू ज्वाइनिंग जो फ्रेश है और जो रिप्लेसमेंट के अगेंस्ट है। और लेफ्ट में भी कौन से रहेंगे, जो सेपरेटेड वाले हैं और दूसरे जो रिप्लेस्ड हुए, हाँ जिसके अगेंस्ट न्यू आए, जिसके अगेंस्ट न्यू आए वो न्यू वाले भी रहेंगे और ओल्ड जो गए वो वाले भी रहेंगे। समझ में आ रहा है लॉजिक, समझ में आ रहा है? अब अपने को सबसे पहली चीज क्या बोली है, अपने को पहला वाला पूरा दिया, बोले 810 जने थे, 1620 ज्वाइन किए, 90 लेफ्ट किए। हो रहा क्या मैच, देखो आपके कैलसी पे लो, 810 प्लस 1620, कितने टोटल एम्प्लॉयज होने चाहिए थे, माइनस 90 गए, तो कितने बचने चाहिए थे, 2340। आ रहा है उनके साथ मैच हो रहा है? समझ में आया कैसे कैलकुलेशन चलेगा? अभी सेकंड निकाल सकते क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, आपके पास तीन चीजें दी हुई है, एक ही मिसिंग है, तो आपका आंसर 60 आना चाहिए। तो क्या प्लस 30 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 60, तो उसको कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे ये लिखोगे 60 क्लोजिंग माइनस ज्वाइंट प्लस लेफ्ट, 60 माइनस 30 प्लस 90 कितना आया, आया क्या 120? तो अब देखो 120 में से 30 जो है वो ज्वाइन हुए, यानी 150 हो गए, 150 में से 90 ने छोड़ दिया, यानी अब बचे कितने आपके पास, 60। समझ में आ रहा है क्या, मैच हो रहा है, आंसर क्लिक हो रहा है, कैसे कर रहे हैं यहाँ तक के? ठीक है, अभी अपन ने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है, पर अपने पास जो डेटा था उससे अपन ने वो भर लिया, ठीक है, अभी तक इतना ही हुआ। अब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, और कोई में 3 है क्या दिया हुआ, पहले तो वो देख लो, नहीं है, ये डैश का मतलब क्या है, कुछ नहीं है ही नहीं, और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे मिसिंग है, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देयर वर कितने एम्प्लॉइज, कितने, 1158। अब 1158 एम्प्लॉइज थे, 1158 टोटल एम्प्लॉइज थे बोले, अपने को एक इंफॉर्मेशन मिल गई। ऑन पेरोल ऑफ द कंपनी द ओपनिंग स्ट्रेंथ ऑफ, किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखो सेकंड लाइन में, लीगल सेक्रेटरी, कौन है लीगल सेक्रेटरी, ये वाला, फिर बोल रहे स्टाफ अटर्नी यानी ये वाला, और एसोसिएट अटर्नी यानी ये वाला, ठीक है, ये 3 जनों के बारे में बता रहे, वर इन द रेशो, ओपनिंग क्या रेशो में थे, 3:3:2, तो ये 3 और ये 2 ये रेशो में थे, तो इन तीनों की टोटल लगेंगी, इसका मतलब ये तीनों का ओपनिंग अपने को निकालना पड़ेगा, इसका ही मतलब बाकी सबका ओपनिंग अपने पास होना चाहिए, है क्या, देखो इसका 6 है इसका 12 है, रुको 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 बता रही हूँ, इसका 12 है। अभी लिटिगेशन अटॉर्नी के लिए क्या बोला है, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू अबंडन द पोस्ट ऑफ लिटिगेशन अटॉर्नी एंड कॉन्सिक्वेंटली जितने भी एम्प्लॉयज ऑफ लिटिगेशन अटॉर्नी थे वो ट्रांसफर कर दिए सब्सिडरी कंपनी में,
तो एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड टू सब्सिडरी कंपनी में लिटिगेशन में कितने हैं? 90 एम्प्लॉइज थे जो कि ट्रांसफर कर दिए, तो पूरे ओपनिंग होंगे 90 पूरे ओपनिंग होंगे, क्योंकि बाकी दोनों तो डैश है। क्लोजिंग कितना आ गया उसका फिर? 0। तो इसका आप भर सकते हो, लिटिगेशन अटॉर्नी का ओपनिंग इज 90 गिवन और 0 इज क्लोजिंग। ये समझ में आया? यहाँ तक के क्लियर है? तो अगर ओपनिंग 90 है, 0 क्लोजिंग है, इसका ही मतलब लेफ्ट कितने हो गए? 90। तो आप लेफ्ट के साथ में ऑब्लिक ट्रांसफर ऐसा लिख लो, ऑब्लिक टी, ट्रांसफर्ड यानी अपन ने अपने सब्सिडरी कंपनी को भेजा, अपनी जगह पे दूसरी कंपनी में गए, और ज्वाइंट में भी ट्रांसफर्ड रहेगा, ज्वाइंट ऑब्लिक टी। इसका मतलब क्या है? कोई दूसरी कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी से ट्रांसफर लेके अपने पास आया, कोई अगर सब्सिडरी कंपनी से ट्रांसफर लेके अपने पास आया तो अपने पास ज्वाइन भी किया उसने और ट्रांसफर केस भी हुआ है। समझा क्या? तो ये समझा आपको? अब आपको क्या बोला है? 1158 है, जिसमें से 810 आपके रिकॉर्ड्स वाला हो गया, रिकॉर्ड्स क्लर्क। 810 आपका रिकॉर्ड्स क्लर्क का हो गया, बरोबर है। ओपनिंग ह्यूमन रिसोर्स का ओपनिंग कितना हो गया? 120। फिर आपको बताया है, क्या बताया है? स्टाफ अटॉर्नी सीनियर का 6, सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क का 12 और लिटिगेशन अटॉर्नी का 90। तो 6, 12 और 90 ये सब माइनस कर दूंगी तो अब ये 3 का बचेगा, ये 3 के लिए बचेगा, बचे कुछ है ओपनिंग कितना आ रहा? 120 बच रहा। अब ये 120 एम्प्लॉइज ये तीनों में कैसे डिवाइडेड है? 3:3:2, यानी अपन डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 कितना आ रहा? 45। तो इसका आ गया, इसका आ गया 45, इसका भी आ गया 45 और इसका आ गया 30। समझ में आया? क्या हो गया बेटा? अरे भैया रुको, मैं बता रही हूँ, सब बता रही हूँ। अभी कंफ्यूज, मैं जितना बता रही हूँ अभी उतना ही डाइजेस्ट करना है, आगे का एक बार मत सोचो, क्लिक हो जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फ्लो बिगड़ जाएगा। समझ में आया? ओपनिंग का लाइन पूरा भर लिया अपन ने, अभी यहाँ तक सब सॉर्टेड है। अभी सबसे पहले उसके बाद क्या देखना चाहिए? ट्रांसफर्ड वाला। तो ट्रांसफर्ड वाला अपन ने ये लाइन से शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें से एक पिक कर लिया, ये वापर लिया अपन ने लाइन पहली, है कि नहीं? ये पहली लाइन वापर ली है ना ट्रांसफर की। अब अपन दूसरी लाइन ऑफ ट्रांसफर वापरेंगे। क्या बोल रहे हैं? एसोसिएट अटर्नी। एसोसिएट अटर्नी को अपन ने कितने भेजे? 15 भेजे। तो एसोसिएट अटर्नी में आओ, उसमें 15 भेजे, 15 लेफ्ट या ट्रांसफर्ड में जाएंगे। अब देखो 30 ओपनिंग थे, 90 30 ज्वाइन हुए, यानी कितने जने हो गए? 60 में से 15 भेज दिए, अब 45 हो गए। मैच हो रहा है? कोई डाउट है? क्लियर है? तब अपनी कौन सी लाइन फिल हो गई? अपनी लाइन 1 फिल हो गई, लाइन 2 फिल हो गई, लाइन स्टाफ अटर्नी फिल हो गई, सॉरी ये नहीं, ये वाली एसोसिएट अटर्नी फिल हो गई, और लास्ट लाइन फिल हो गई। यहाँ तक के सब क्लियर है? ये सब फिल हो गया डेटा? हुआ कि नहीं भैया? अभी अपन क्या निकाल सकते हैं? अब अपन ने ट्रांसफर टू सब्सिडरी देख लिया, यानी अपन ने सब्सिडरी को भेजे थे वो वाले ट्रांसफर देख लिया। अब अपन देखेंगे अपने को सब्सिडरी ने क्या भेजा। अपनी सब्सिडरी ने अपने को भी कुछ भेजा। क्या भेजा? सीनियर स्टाफ अटर्नी। कहाँ गया सीनियर स्टाफ अटर्नी? ये रहा, 12 लोग भेजा उसने। तो इसमें कितने लोग आए अपने पास? 12 लोग आए। 6 लोग थे, 12 लोग आए, कितने हो गए? यानी लेफ्ट है क्या कोई? 0। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये लाइन भी कंप्लीट, ये लाइन भी कंप्लीट, सीनियर स्टाफ अटॉर्नी कंप्लीट। अब अपने को क्या दिया? सीनियर रिकॉर्ड्स क्लर्क। कितने भेजे उसने अपने पास? 39। तो सीनियर रिकॉर्ड्स क्लर्क उसमें अपने पास कितने आए? 39 आए, और 12 थे, कितने हो गए? 39 + 12 51, यानी कितने लेफ्ट हुए? 0। कितने लेफ्ट हुए? 0। सॉरी एक सेकंड, कितने लेफ्ट हुए? 0। तो ये मैच हो गया, ये भी खत्म। अब अपने पास, अपने को दिख रहा है 3 डेटा किस में है? यहाँ पे स्टाफ अटर्नी में है। 45 लोग ने, 45 थे शुरुआत में, 30 लोग और आए, कितने हो गए टोटल? 75 टोटल हो गए, जिसमें से 30 ने छोड़ दिया, तो एंड में कितने बचेंगे? 45। समझ में आ रहा है? अब ये लाइन भी हो गई, नहीं हो गया ना सब? क्या बचा है? एक बचा है लीगल सेक्रेटरी।
45 और 90 कितने हो गए? 135। और इसका लेफ्ट कुछ है क्या लीगल अटर्नी का? आपने को नीचे भी कुछ बोला है क्या लीगल अटर्नी के बारे में? कुछ बोला है नहीं? तो इसका मतलब इसका ये 0 है। कितना आ गया? 135। समझा? ये पूरा टेबल भर दिया अपन ने। कैसे भरा उसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा क्या? पहले सबके एट द बिगिनिंग भरने का, फिर ये ट्रांसफर के जो 2 दिए है ना उससे भरने का, फिर बाद में देखने का कोई और तरीके से बाकी के भरे जाते क्या। ट्रांसफर टू सब्सिडियरी कंपनी अलग होगी। सारा बताती हूँ, अभी आप लिखोगे ना तब वापस पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक के? अभी आपको सब समझ गया? आपने स्ट्रक्चर बना लिया, ढांचा बना लिया अभी तक। अब इसमें मत देखो क्योंकि मैंने इसमें बहुत कुछ करा हुआ है। आपके क्वेश्चन बैंक में देखो और जहां जहां नंबर्स दिए हैं वो नंबर्स कॉपी कर लो। जहां जहां नंबर्स दिए, आपने क्या किया? स्ट्रक्चर बनाया, वो स्ट्रक्चर में जहां पे नंबर्स दिए वो नंबर्स लिख लो। लिख लिए क्या? कहाँ का नंबर्स दिए? जैसे 810, 1620, 90, 2340, 60, 90, 30। जो जो क्वेश्चन मार्क है और डैश है उतनी जगह छोड़ दो, बाकी सब जगह पे फिल कर लो। क्लियर है? कर लो जल्दी जल्दी। अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक है और स्मार्ट क्वेश्चन है। अभी तक आप लोगों ने क्या लिख लिया? 810, 1620 ये सब लिख रहे हो ना जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ? ये नंबर्स लिखे हुए चाहिए मुझे। कितने नंबर्स लिख लिए? यहाँ तक के सब हो गया? अभी सबसे पहला लिखने का तरीका, अभी टेबल के नीचे नोट्स बनाएंगे। लिखो नोट्स, नोट्स 1, नोट्स 1। कंपनी, कंपनी abandoned post of litigation attorney, company abandoned post of litigation attorney, thus closing litigation attorney should be 0. Thus closing litigation attorney should be 0. ये समझा क्या? अब 0 लिख दो क्लोजिंग लिटिगेशन अटर्नी में, ये लाइन से 0 लिख लिया तो आपका लिटिगेशन अटर्नी का ये नंबर भर गया 0। ठीक है? अब लिखो नाउ, नाउ उसी पॉइंट में लिखना है। नाउ एज लिटिगेशन अटर्नी एम्प्लॉइज transferred to subsidiary company are 90. Opening should be 90 employees. समझा क्या लिखा? प्रेम समझ रहा है क्या लिखा? तो कहाँ पे 90 नंबर लिखोगे? बिगिनिंग में, लिटिगेशन के बिगिनिंग में 90 एम्प्लॉइज लिख लो। और लिटिगेशन में दोनों ज्वाइनिंग और लेफ्ट दोनों 0-0 लिख लो। ये 0-0 लिख लो दोनों। ओ सॉरी माय बैड। हाँ, लेफ्ट में 90 लिखो। अभी ये जो लाइन लिखी है उसके नीचे लिखो since all the employees are transferred। परीक्षित सोना नहीं है, मुंह धो के आओ जाओ जल्दी। परीक्षित नहीं, मुंह भी धो के आओ जाओ। since all the employees, सॉरी क्या लिखा आपने? since all the employees लिख दिया। all the employees are transferred to
subsidiary company, employee left is equals to कितने प्रेम, employee left is equals to पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन लाइन 90 और लेफ्ट में कितना लिखोगे 90, तो आपका लिटिगेशन अटर्नी का क्या आएगा 90 0 90 0, ये स्ट्रक्चर बता रही हूँ 90 0 90 0 आ रहा है क्या आपका, वो टेबल फिल हो गया वो। अभी सेकेंड पॉइंट, अभी फर्स्ट अपन ने लिटिगेशन लिख लिया, आप सेकेंड पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट हाँ वो 3 जनों का लिखेंगे। नाउ लिखो, वो सेकेंड पॉइंट में लिखो टोटल एम्प्लॉइज, लिखो टोटल एम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग, सेकेंड पॉइंट, total employees at the beginning were 1158, out of which अभी शॉर्ट फॉर्म लिखो थोड़ा क्योंकि इतना बड़ा आप पेपर में भी नहीं लिखोगे, records clerk, out of which records clerk is equals to 810, senior staff attorney is equals to 6, senior records clerk is equals to 12, litigation attorney is equals to 90, and human resource manager is equals to ब्रैकेट में लिखो पहले 60 माइनस 30 प्लस 90, क्या कर रही हूँ, क्लोजिंग माइनस ज्वाइनिंग प्लस रिजाइनिंग, तो 60 प्लस 30 माइनस 90 इज इक्वल्स टू कितना आया, हाँ तो इज इक्वल्स टू 120, लिख लो, बताना तो पड़ेगा ना। अरे पर अभी तुम एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो क्योंकि आपको बाद में रेफर करने को इजी पड़ेगा ना, कहाँ से कौन सा नंबर निकाल रहे हो और क्या सीक्वेंस में, एग्जाम में ये जो नोट्स में लिखवा रही हूँ नंबर 1 नंबर 2 ये सीक्वेंस में करना है, इसीलिए वो सीक्वेंस की नोट बना रही हूँ। एग्जाम में आपको क्या करना है, 1 नंबर आपको खाली ये बताना है 90 कहाँ से आया, तो एक शॉर्ट में आप लिख लो कि ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय 90 है और वो लिटिगेशन अटर्नी वाला जो है वो अबेंडन कर दिया, देयरफॉर ओपनिंग लेफ्ट 90, ज्वाइनिंग क्लोजिंग 0, इतना शॉर्ट में लिखना है। सेकेंड वाला जो पॉइंट में लिखा है पूरा, वो पूरा पॉइंट नहीं लिखना है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन बताना है। समझ में आ रहा है, समझ में, ह्यूमन रिसोर्स का कैलकुलेशन, फिर आपका बैलेंसिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का कैलकुलेशन, ऐसे पूरा नोट नहीं लिखना है। ये पूरा नोट अपन किस खुशी में लिख रहे हैं, ताकि जब आप बुक रेफर करो तो आपको क्लिक हो कि कैसे आंसर फ्लो हुआ था, क्लिक होना चाहिए ना, बाद में खोल के देखोगे सरप्राइज कहाँ से आया पता नहीं, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखे, ह्यूमन रिसोर्स लिख लिया 120, टेबल में जाओ ह्यूमन रिसोर्स में बिगनिंग में 120 लिख लो, लिखा क्या, लिख लिया, हाँ अब नीचे लिखो देयरफॉर 1158 माइनस 120, सॉरी 1158 माइनस 810 माइनस 120 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 90 कितना आया, इज इक्वल्स टू 120 इज फॉर, इज इक्वल्स टू 120 is for legal secretary, staff attorney, is for legal secretary, staff attorney and associate attorney in the ratio 3:2, in the ratio 3:2. Therefore legal secretary is equals to 45, therefore legal secretary is equals to 45 कैसे बताओगे, 120 into 3/8,
हाँ, therefore legal secretary and associate and staff attorney is equals to 120 into 3/8. Therefore legal secretary and staff attorney is equals to 120 into 3/8. समझा? And associate attorney is equals to 120 into 2/8. हो गया? यहाँ तक के सब हो गया? अभी अपना कुछ बचा क्या? नहीं। तो अब बाकी जो बैलेंसिंग है उसके लिए नोट्स नहीं लिखवाती है, तो आपको कैलकुलेशन आता है सिंपल। अभी खाली अपन 2 का नोट लिखेंगे, किस 2 चीजों का? ये जो एम्प्लॉयज ट्रांसफर्ड फ्रॉम है उसका। तो अभी नेक्स्ट नोट नंबर 2 सॉरी 3, नोट नंबर 3 में लिखो एम्प्लॉयज ट्रांसफर्ड फ्रॉम subsidiary company to us for senior staff attorney are 12. Therefore joining equals to 12. और सीनियर स्टाफ अटर्नी का कॉलम फिल कर लो, कितना आएगा? ज्वाइनी में 12 लिखो, 6 12 0 18 बरोबर है, लिख लिया वो टेबल। हाँ, अभी 4th पॉइंट, एम्प्लॉय ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, वापस लिखो 4th पॉइंट, एम्प्लॉय ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी for senior records clerk, employee transferred from subsidiary company for senior records clerk is equals to 39. Therefore joinee is equals to 39. और सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क में भी लिख लो 39, ज्वाइनी में 12 39 051 टेबल में फिल कर लो, 12 39 051 सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क में भरा क्या प्रेम? अभी टेबल में आ जाओ, टेबल में कहाँ फिलिंग बाकी है? आपका एसोसिएट अटर्नी में बाकी है, 30 बिगनिंग थे, 30 ज्वाइंट किए और 45 क्लोजिंग है, तो कितने छोड़ के गए? 15 लिख दो, सीनियर स्टाफ अटॉर्नी में 15, हाँ लिख लो सब जगह पे बैलेंसिंग फिगर 15। फिर आपका आएगा, और क्या भर सकते हो? स्टाफ अटर्नी का भरो 45 प्लस 30 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 45। लीगल सेक्रेटरी में कितना हो जाएगा? 135 लिख लिया। टेबल पूरा फिल हो गया। अभी अपने को लेबर टर्नओवर निकालना है, सेपरेशन मेथड और रिप्लेसमेंट मेथड। अभी एक और टेबल बनाना पड़ेगा उसके लिए। ये टेबल फिल कर लिया, यहाँ तक के सबको सब समझा? अभी नीचे एक और टेबल बनाओ, लिखो क्या लिखोगे? बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 36 है ना? ये पूरा नहीं पूछेंगे बेटा, थोड़ा सा ही आएगा, थोड़ा सा आएगा तो भी 8 मार्क का आ जाएगा, 6 मार्क्स का आ जाएगा, 6 to 8 मार्क्स। जनरली नॉट, नहीं आता। देखो अपने को ऐसा टेबल बनाना है, क्या करना है? पर्टिकुलर्स, सेपरेशन, न्यू रिक्रूटमेंट, रिप्लेसमेंट और टोटल ज्वाइनिंग। टोटल ज्वाइनिंग मतलब एक्सेशन होता है क्या? लिखो ना टोटल ज्वाइनिंग इसके जैसे। अच्छा ठीक है, एक्सेशन का फॉर्मूला क्या है?
रिक्रूटमेंट प्लस रिप्लेसमेंट, सेपरेशन है ही नहीं क्या? अच्छा वो तो फ्लक्स में है। हाँ ठीक है, एक्सेशन लिख सकते हैं, चलो मैं कंफ्यूज हो गई सेपरेशन और ये फ्लक्स और एक्सेशन में। लिख सकते हैं एक्सेशन। लिखो, टेबल बनाओ। यहाँ पे टोटल ज्वाइनिंग की जगह पे टोटल एक्सेशंस, टोटल एक्सेशंस टेबल बनाओ। क्या 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 लिखोगे? मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ बस उतना ही, ये और ये पूरे नाम इतना लिखो। टेबल बना लिया? सिर्फ आपको ये हेडिंग लिखना है यहाँ की, और ये यहाँ का कॉलम लिखना है बस। अंदर के नंबर्स नहीं लिखना है। भर लिया टेबल उतना? नंबर्स नहीं लिखना है अभी, नंबर्स अपन लिखेंगे साथ में। लिख लिया क्या आपने? सबने लिख लिया? आई प्रिज्यूम सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? लिख लिया क्या मेरे भाइयों और मेरे बहनों? लिख लिया सबने? अभी सेपरेशन में आपने ऊपर के टेबल में जितने भी नंबर ऑफ लेफ्ट या ट्रांसफर्ड लिखा है वो वाले लिख लो। सेपरेशन के कॉलम में लेफ्ट या ट्रांसफर्ड लिख लो, लेफ्ट ऑब्लिक ट्रांसफर्ड, वो सब सेपरेशन में लिख लो। लेफ्ट ऑब्लिक ट्रांसफर्ड सेपरेशन में लिख लो जितने भी थे ऊपर के टेबल में से। ऊपर का टेबल यानी ये जो आपने भरा था इसमें से नंबर्स देख के लिख लो। और टोटल एक्सेशन में या ज्वाइनी में आपको लिखना है ज्वाइंट वाला। टोटल एक्सेशन या ज्वाइनी में ज्वाइंट वाला लिखना है। लिखे क्या? दो कॉलम भर गए क्या आपके आउट ऑफ 4? आपके 2 कॉलम बचे हैं, 2 ही कॉलम बचे हैं अब। रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनीज। अभी रिप्लेसमेंट और न्यू ज्वाइनीज कैसे भरना है वो बता रही हूँ। अरे मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, अभी देखो पहला वाला आपने सेपरेशन 90 लिखा है, टोटल एक्सेशन में 1620 लिखा है। तो 90 सेपरेशन हुए तो उसके अगेंस्ट में 90 ही रिप्लेस हुए होंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। ये 90 चले गए, बेसिकली लेफ्ट है तो 90 गए। उसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो वो गए पूरी तरह या तो वो रिप्लेस हो गए, है कि नहीं? 90 जो गए, अपन ने यहाँ पे सेपरेशन में क्या लिखा? नंबर ऑफ लेफ्ट एम्प्लॉइज लिखा 90। इसका मतलब 90 ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गए। 2 ही कारण से जा सकते हैं, या तो वो खुद चले गए उसके अगेंस्ट कोई नया आया नहीं, या तो वो गए और उसके अगेंस्ट नया आ गया। ये 2 ही पॉसिबिलिटी है। 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, कि वो जो 90 गए उसके अगेंस्ट कोई नए रिक्रूट हो गए, या तो फिर जो कोई 90 गए उसके अगेंस्ट कोई रिक्रूट नहीं हुआ। तो ये जो है वो नेट 90 है। क्या है? नेट 90। यानी 90 जो है उतने न्यू रिक्रूटमेंट में 90 के ऊपर है क्या? न्यू रिक्रूटमेंट में अभी 2 चीजें देखना है आपको। 90 एम्प्लॉइज गए। अभी अपन ना एक अंडरस्टैंडिंग पैच बना रहे। हाँ, पहले अंडरस्टैंडिंग ले लो फिर अपन उसको आगे बढ़ेंगे। ये देखो 90 एम्प्लॉइज लेफ्ट, तो इसके 2 केसेस हो सकते हैं, या तो लेफ्ट एंड डिस्चार्ज या तो फिर रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड कब होगा? जब आपका न्यू ज्वाइनी में ये आंकड़ा रहेगा। न्यू ज्वाइनी में 90 चाहिए तभी रिप्लेस 90 होंगे, और अगर न्यू ज्वाइनी आपका 90 से कम है तो रिप्लेस कम हुए होंगे। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक? आपका न्यू ज्वाइनी कब रिप्लेस करने के बाद न्यू ज्वाइनी उतना ही आंकड़ा चाहिए ना।
हाँ या नहीं, सबको समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पे न्यू ज्वाइनी इज मोर देन नंबर ऑफ लेफ्ट, इफ न्यू ज्वाइनी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ लेफ्ट, मतलब क्या है, जो लेफ्ट हुए उसके अगेंस्ट रिप्लेस भी हो गए और कुछ नवे एम्प्लॉयज भी आए, न्यू ज्वाइनी के दो हिस्से। तो न्यू ज्वाइनिंग टोटल ज्वाइनिंग ऐसा। हाँ ज्वाइनी ज्वाइनी, न्यू न्यू वर्ड निकाल देती हूँ, न्यू वर्ड निकाल देती हूँ, ज्वाइनी 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 वर्ड। चलो अब क्लियर है आपको ज्वाइनी वर्ड? कंफ्यूज हो रहा था? हाँ ठीक है। नंबर ऑफ रिप्लेस जो है उसके लिए अपन क्या देखेंगे, कितने एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है ऑर्गेनाइजेशन। तो कितने एम्प्लॉय अपने केस में ज्वाइन करने वाले, 16, कितने एम्प्लॉयज है अपने केस में, 1620। तो ये 1620 मोर देन 90 है, इसका मतलब 90 जो है वो ज्वाइन एंड रिप्लेस हो गए होंगे और बचे हुए जो है वो फ्रेश ज्वाइन हुए होंगे। लॉजिक समझ में आ रहा? तो ये 1620 के दो हिस्से, 90 रिप्लेसमेंट में और कितना 1530 आपका न्यू ज्वाइनिंग में। ठीक है, अब क्लियर हुआ? केस 1 समझा? समझा तो लिखो वहां पे, सेपरेशन में 90 लिखा है, वहां पे रिटायरमेंट में भी 90 लिखो। हाँ सॉरी, रिप्लेसमेंट में 90 लिखो, रिटायरमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट में 90 लिखो, रिप्लेसमेंट में लिखा 90 और बैलेंसिंग आपका न्यू ज्वाइनिंग में, बैलेंसिंग न्यू ज्वाइनिंग में 1530 आया। अभी सेकंड, सेकंड क्या है, सेकंड में आपको क्या क्या दिया है, सेकंड में आपको दिया है सेम 90 है, लेकिन ज्वाइनी 30 ही है। सेकंड देखो वापस केस, सेकंड केस वापस बोर्ड पे देखो एक बार। अब आपके लेफ्ट कितने हैं, लेफ्ट कितने हैं, 90 है और ज्वाइनी कितने हैं, 30 ही ज्वाइन हुए, यानी रिप्लेसमेंट के 30 ही ज्वाइन हुए अभी इस बार। तो आपका रिप्लेसमेंट के कॉलम में क्या जाएगा, 30। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है, या तो लेफ्ट या तो ज्वाइनी, विच एवर इज लोअर, वो आपका रिप्लेसमेंट कॉलम बन जाता है। आइदर लेफ्ट यानी आइदर सेपरेशन या ज्वाइनी, ये दोनों में से विच एवर इज लोअर शुड बिकम योर रिप्लेसमेंट कॉलम। तो रिप्लेसमेंट कॉलम पूरा फिल कर दो, रिप्लेसमेंट कॉलम पूरा फिल कर दो। कैसे फिल करोगे, सेम एज सेपरेशन। पूरा नहीं, पूरा सेम एज सेपरेशन थोड़ी होगा। सॉरी। प्रेम आपकी बुक में देखो और मुझे बताओ, आपकी बुक में देखो और मुझे बताओ, रिकॉर्ड्स क्लर्क, बोर्ड पे नहीं भैया, आपकी बुक में रिकॉर्ड्स क्लर्क में सेपरेट कितने हो रहे हैं, सेपरेट कितने हो रहे हैं, 90 और एक्सेशन कितना है, 1620 तो लोअर कौन सा है, 90 सेपरेशन। तो रिप्लेसमेंट में सेपरेशन का नंबर लिख दो, लिखा। अभी ह्यूमन रिसोर्स में भी सेम चीज करो, 90 छोटा है कि 30 छोटा है, 30 तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट में कितना आएगा, 30। तो फिर अगर 30 रिप्लेस हुए हैं तो आपके न्यू रिक्रूटमेंट कितने हुए होंगे, 0। तो न्यू रिक्रूटमेंट इज ऑलवेज बैलेंसिंग कॉलम, ये वाला जो कॉलम है ये आपका बैलेंसिंग कॉलम आएगा। समझ में आ रहा क्या, ये बैलेंसिंग कॉलम समझ में आया क्या? अभी थर्ड, लीगल सेक्रेटरी। परीक्षित बताओ, लीगल सेक्रेटरी में सेपरेशन है क्या कुछ, और एक्सेशन कितना है, 90। लोअर क्या हो गया फिर, 0। तो रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक, लॉजिक समझ में आ रहा है? अभी लीगल सेक्रेटरी हो गया, स्टाफ अटर्नी। भूमि बताओ, स्टाफ अटर्नी। मैम सेपरेशन 30 एंड हाँ, क्यों न्यूली रिक्रूटेड कुछ नहीं है, आपको क्या क्या देखना है, आपको एक्सेशन देखना है। हाँ, तो आपका रिप्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 30। अभी एसोसिएट अटर्नी बताओ, इशिका एसोसिएट अटर्नी बताओ। 15 सेपरेशन है और एक्सेशन 30 है, तो लोअर 15 है, तो 15 रिप्लेसमेंट और बैलेंसिंग रिक्रूटमेंट। सीनियर स्टाफ अटर्नी बताओ, सीनियर स्टाफ अटर्नी बताओ आस्था।
सीनियर स्टाफ अटर्नी पूछी है मैंने, अच्छा 12 तो 12 न्यू रिक्रूटमेंट 12 न्यू रिक्रूटमेंट। क्यों? 0 इज लोअर देन 12 इसीलिए। तो आपको ये जो सेपरेशन वाला कॉलम है और एक्सेशन वाला कॉलम है, उन दोनों में से जो लोअर नंबर है वो लिखना है आपको रिप्लेसमेंट में। समझ में आया क्या? देवांशी बताओ, सीनियर रिकॉर्ड्स क्लर्क। एक्सेशन 39 है तो रिप्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि सेपरेशन 0 इज लेस देन 39 इसीलिए। अभी प्रीत बताओ, लिटिगेशन अटर्नी। रिप्लेसमेंट 0 आएगा और न्यू रिक्रूटमेंट 90। न्यू रिक्रूटमेंट आएगा क्या? आपको क्या बोला है मैंने? अरे भैया देखो, आपको मैंने क्या बोला है, सेपरेशन और एक्सेशन दोनों में का डिफरेंस बताओ। दोनों में का डिफरेंस नहीं, विच एवर इज लोअर बताओ। तो आपका सेपरेशन कितना हुआ 90, एक्सेशन कितना हुआ 0, छोटा कौन सा है 0, तो आपका नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 0 हो गया। अभी न्यू रिक्रूटमेंट किससे बैलेंसिंग निकालोगे? टोटल एक्सेशन माइनस रिप्लेसमेंट, एक्सेशन माइनस रिप्लेसमेंट, 0 माइनस 0, 0, 90 नहीं आएगा। समझ में आया क्या? लॉजिक समझ रहे हैं? क्यों 90 नहीं आएगा? 90 तुम्हारे चले गए एम्प्लॉय, पर तुम्हारा न्यू ज्वाइनिंग कैसे निकलता है? एक्सेशन से निकलता है। एक्सेशन के दो पार्ट है, रिप्लेसमेंट और न्यू रिक्रूटमेंट। तो आपके पास अगर रिप्लेसमेंट है और आपके पास एक्सेशन है तो न्यू रिक्रूटमेंट बैलेंसिंग आएगा। समझ में आया? तो बैलेंसिंग कैसे निकालना है, समझ रहा है? समझा ये टेबल? यहां तक के पूरा समझा? अभी आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। टोटल किस चीज की? टोटल न्यू रिक्रूटमेंट की, टोटल रिप्लेसमेंट की, टोटल एक्सेशन की। निकालो। और आपको कौन से तरीके से टर्नओवर पूछा है? तो आपको रिप्लेसमेंट और सेपरेशन की टोटल लेके उसका टर्नओवर निकालना है। टर्नओवर निकालते आता है? क्या फॉर्मूला है टर्नओवर का परीक्षित? लेबर टर्नओवर एज पर सेपरेशन मेथड। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ सेपरेटेड अपॉन टोटल। करेक्ट है क्या? क्या फॉर्मूला होना चाहिए प्रीत? नंबर ऑफ सेपरेटेड अपॉन एवरेज। तो आपके पास ओपनिंग है, कितना था? 1158। 1158 ओपनिंग था, क्लोजिंग कितना है? 2694 टोटल ऑफ क्लोजिंग निकालो। 2694 डिवाइडेड बाय 2, आपका एवरेज एम्प्लॉइज आ गया। देखो कितना आ रहा है, 1926। तो ये आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। न्यूमरेटर अभी अपन ने सेकंड टेबल में निकाला, न्यूमरेटर अभी अपन ने सेकंड टेबल में निकाला ना, तो न्यूमरेटर सेकंड टेबल का लो और डिनोमिनेटर 1926 लो और निकालो। समझ में आ रहा है क्या ये क्वेश्चन? 87.5 87.53 नहीं नहीं 16.35 करेक्ट है। 87 तो नहीं आ रहा भैया, 8.57 आ रहा है। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके आए रिप्लेसमेंट में? 165 एम्प्लॉइज आए। चेक करो क्या गड़बड़ किया। आया, मैच हुआ? तो ये आपका पार्ट ए का आंसर हो गया। समझा? पार्ट बी के आंसर में क्या बोला है? फ्लक्स मेथड से निकालो। चलो फ्लक्स से निकालो, फ्लक्स से निकालो। फ्लक्स से कैसे करोगे? क्या क्या आ जाएगा? सभी कुछ आ जाएगा। तो सब लिखो, नंबर ऑफ एक्सेशन और नंबर ऑफ सेपरेशन। तो 1851 और 315 कितना आ रहा? डिवाइडेड बाय क्या करूंगे? एवरेज कितना आया था? 1926 कितना आ रहा है? 112.46। तो 112.46 आना चाहिए और उसने कितना निकाला था मिस्टर एच ने? 24.92 तो देखो क्या कंक्लूजन है, लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेटेड बाय मिस्टर एच इज incorrect and it seems he has not taken number of new recruitments while calculating. क्यों न्यू रिक्रूटमेंट क्यों नहीं लिया है?
क्योंकि अगर वो नहीं ले तो इधर का ले तो फिर ऐसा आता है। ये नहीं लेता तो चलता क्या लास्ट वाला part कि इसने न्यू रिक्रूटमेंट नहीं लिया है, वो नहीं भी लिखा तो चलता है। पर अब कैसे किया उन्होंने बैक कैलकुलेशन किया, उनका क्या आया था 25 पॉइंट कितना बोला 24.92 इज इक्वल्स टू एवरेज तो 1926 ही रहेगा। न्यूमरेटर निकाला उन्होंने x रख के, फिर न्यूमरेटर x उनका कितना आया उससे उन्होंने देखा कि क्या मिस हुआ है, ऐसे उन्होंने वो निकाला कि आपने न्यू रिक्रूटमेंट को कंसिडर नहीं किया है। समझा क्या कैसे निकाला न्यू रिक्रूटमेंट कंसिडर नहीं किया है, बट ये आपने को निकाला नहीं तो भी चलेगा। क्लियर है? इसका सेम लाइंस पे क्वेश्चन कौन सा बोला मैंने 65 होमवर्क है। समझा? आज का होमवर्क कितना कितना हुआ 40 37 दोनों की वीडियो निकाली और सिर्फ एक ही होमवर्क है 65, बाकी दो आपके क्लास वर्क है। मुझे नहीं पता वो क्लास वर्क है होमवर्क में करोगे तो ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर द डे। परसों वाला जो क्वेश्चन बाकी है वो अपन लगे तो कल देख लेंगे। कल अपने एक्चुअली कितने 4 क्वेश्चन बच रहे हैं अदर देन वो परसों वाला। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन के सिमिलर 2 क्वेश्चन है, तो अपन कल 3 ही क्वेश्चन करेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंस की थियोरी लिखेंगे। ठीक है, ओके दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय।